अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियो आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी के लुत्फ़ उठा रहे होंगे और इसी के साथ साथ अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ गो भी होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुनैद और आप देख रहे हैं रोही एट 10। अगर मैं आज बात करूँ एग्रेशन की, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग बेशक वो न्यू जनरेशन है या पुरानी है, उनका जो एग्रेशन पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। और अभी मैं रीसेंट केस की अगर बात करूं सना यूसुफ की, तो वो एक मासूम सी बच्ची, ठीक है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट जिसके बहुत सारे एम्स होंगे, वो पता नहीं क्या अचीव करना चाहती होगी, और एक ऐसे शख्स ने आके उसके वो सारे ख्वाब तोड़ दिए। उसके पेरेंट्स के जो एम्स थे कि उनकी बेटी कुछ बनेगी या आगे बढ़ के उनका नाम रोशन करेगी, वो चुटकियों में ख़त्म कर दिए। और ये जो पूरा ट्रॉमा था, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक और दर्दनाक था कि बंदा मतलब सोच के हिल जाता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है। कि अगर उसने दोस्ती के लिए उसकी फ्रेंडशिप लेटर नहीं एक्सेप्ट किया, उसका जो दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा रहा था वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके साथ इतना बुरा हो गया। सो मेरे ख्याल से हम लोगों को अपना जो है मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए, अपने आप को काम डाउन रखना चाहिए और अपने ना सिर्फ अपने घर वालों के बारे में नहीं, एटलीस्ट जो आपके आसपास हैं उनके जो है मेंटल हेल्थ पे भी आपको देखना चाहिए कि क्या वो इक्वली चल रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल रिलैक्सेशन है भी या नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मैं अपने शो का आगाज़ करूं तो हमारे साथ जो है वो रिपोर्टर मौजूद हैं रोही के ज़ुहैब बुखारी। कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपका हमारे शो में। और इसी के साथ हमारे साथ टिकट होल्डर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है सिद्दीकी शाहिद रजा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपका हमारे शो में। इसी के साथ मैं जो है वो स्टार्ट लूंगी वेदर से कि जो मुल्तान का जो मौसम है, गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें, कल अगर हम देखें तो मौसम मुल्तान का जो है थोड़ा सा था बेहतर था और ऐसा था कि आप बाहर सो सकते हैं। जी जी। मतलब आप मुसलसल भी एयर कंडीशन एसी में जो है वो नहीं सो सकते। और अब जैसे हालात चल रहे हैं, फिर बिजली के हवाले से तो फिर एसी चलाना भी जो है वो अब मेरे ख्याल में ख्वाब सा जो है वो बनता जा रहा है कि आप इसको चला भी सकते हैं, नहीं चला सकेंगे। हाँ, बिल जो है वो इतने ज्यादा से आ रहे हैं। तो कल का टेम्परेचर जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, कमाल था। मतलब रात को जो है मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। हाँ, अनएक्सपेक्टेड था कि जून में इस तरह की रात का होना, ये भी एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग है। अच्छा, अब हम अगले दिनों की बात करें। आज भी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 38 चला जाएगा और कम से कम दर्जा जो है वो 28 के करीब होगा। मतलब आज भी नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो सारा दिन रहेगा। लेकिन हम ईद डेज की बात करें, क्योंकि अब हम ईद वीक में, ईद जो है वो वीकेंड पर है और लोगों को यही होता है कि ईद पर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा। तो महकमा मौसमियात ने जो है वो किसी हवाले से कोई नवीद नहीं सुनाई कि बारिश हो सकती है, मेरे ख्याल से गर्मी होगी, शदीद गर्मी होगी। मतलब कि ईद के तीनों दिन टेम्परेचर जो है वो हाई 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा। अगर लोकल डेवलपमेंट हो जाए, मतलब कि बादलों के अंदर एक उनकी साइकी है महकमा मौसमियात की कि प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, अगर लोकली कोई डेवलपमेंट हो जाए, बादल आपस में जुड़ जाए, मिल जाए और कोई हैपनिंग सी हो जाए, वो एक अलग चीज है, अलग सिनेरियो बन जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से ईद का तोहफा आ गया तो वो बिल्कुल वो एक अलग हो जाएगा। क्योंकि अब बकरा ईद है, बड़ी ईद होती है, तो लोग ये होता है कि मौसम अच्छा होना चाहिए क्योंकि गोश्त है, उसको रखना भी है, उसको आगे हमने तकसीम भी करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। फिर वो एक लम्हा है कि किसी ने कहाँ जाके देख के आना होता है। ये एक मरला हो ना, 2 से 3 मरले होते हैं। मतलब पहले तो आपने कसाई को अरेंज कर लिया, उसके बाद आपने जो है वो कुर्बानी हो गई। अच्छा, फिर सबसे आम मरला जो है वो फैमिली पर आ गया, फिर वो बच्चों की बारियां लग जाती हैं कि जी अब आपने बांटना है, तकसीम करना है। बिल्कुल सही। और इसी मरलों में जो है वो चीजें चल रही है। इसी के साथ साथ शाहिद साहब, मुझे आप ये बताएं कि बजट आने वाला है, तो ये आवाम के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, या आवाम की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी या और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ कि अभी तक कोई ऐसी गवर्नमेंट ने खुशी की खबर नहीं सुनाई कि जिससे आवाम को खुशी हो बजट में। अभी तक तो क्या सराइयाँ चल रही हैं, देखें आगे क्या होता है। अल्लाह ताला, हमारी तो पीपल पार्टी की हमेशा यही कोशिश रही है कि गरीब आवाम तक कम से कम जितना भी हो सके रिलीफ दिया जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि IMF भी साथ चल रहा है, तो उसकी भी कुछ शराइत हैं
जी जी। लेकिन जब तक हम IMF से बाहर नहीं निकलते उस वक्त तक हम बजट अपनी आवाम को रिलीफ सही तरीके से नहीं दे सकते। जी, मतलब कि वो एक्सपेक्टेशंस ना लगाए, अभी कुछ नहीं पता है कि महंगाई बढ़ेगी या कम होगी, है ना। लेकिन जब तक गवर्नमेंट अपने अखराजात कम नहीं करेगी उस वक्त तक आवाम में कोई रिलीफ जाने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। ज़ुहैब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस वक्त अगर हम बड़े इवेंट की बात करें, एक तो हमारा है रिलीजियस इवेंट, इसको हम ईद कहते हैं। एक हम अपने मुल्क की सतह पर बात करें या हम पॉलिटिकल एक चीज़ को देखें या अवामी मफाद की बात करें, आई थिंक बजट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको डिस्कस हम जिस तरीके से कर रहे हैं, और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। पूरी कौम की नज़रें जो है वो बजट के ऊपर है। वफाक ने जो है वो बजट पेश करना है टेंटिवली, मेरे ख्याल में कुछ 10 तारीख की डेट है, और कुछ चीज़ें जो है वो चाह रही हैं कि शायद बजट की तारीख 12 हो सकती है। जी जी। लेकिन कल प्रेसिडेंट साहब की जानिब से भी जो है वो एक अनाउंसमेंट आ गई थी कि जो इजलास है सेनेट का भी और कौमी असम्बली का भी, अब वो जो है वो उसका आगाज़ भी जो है वो 10 तारीख से होने लगा है। बजट सेशंस होंगे, उसके बाद देखते हैं। लेकिन जहाँ तक सूरत हाल की बात है, बजट के हवाले से अवाम की उम्मीदें भी हैं, साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये गवर्नमेंट में मौजूद नहीं है बल्कि इत्तेहादी जमात है। अगर हम एक साल पहले चले जाएं, इन्हीं दिनों की बात करें, तो पीपल्स पार्टी की कोई भी जो शर्त है या कोई तजावीज़ जो है वो बजट में नहीं रखी गई थी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो एहतजाज भी किया गया, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ चीज़ें हुई, और गिव एंड टेक पर चीज़ें, आपको पता जब इत्तेहादी हुकूमत होती है फिर गिव एंड टेक पे चीज़ें जो है वो चलती हैं। 26वीं तरमीम में देख लें, और उससे पहले कि कोई सेनेट का इलेक्शन हो गया तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मर्ज हो गई कि आपने ठीक है वो कर ले। अब फिर सूरत हाल आ गई है बजट के हवाले से, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि इस दफा कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी को कवर करता हूँ, और तो मैंने अली मूसा गिलानी साहब का भी इंटरव्यू किया, अली हैदर साहब का भी इंटरव्यू किया, अली कासिम गिलानी साहब का भी इंटरव्यू किया, अब्दुल कादिर गिलानी साहब का भी इंटरव्यू किया, और सेम क्वेश्चंस मैंने जो है वो किए कि अगर पीपल्स पार्टी के शराइत जो हैं वो नहीं मानेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक बयानिया ये है कि हम अवाम दोस्त, ताजिर दोस्त और सनत दोस्त बजट चाहते हैं। अब यही तो चीज़ें हैं, मतलब कि सनत दोस्त बजट होगा, जाहिर सी बात है सनती लोग तरक्की करेंगे, अच्छी मईशत आएगी। अवाम दोस्त बजट होगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा, वो एक अलग बात है कि वोट बैंक इसका बढ़ता है। लेकिन अगर आप इत्तेहाद में हैं और अगर आप अवामी रिलीफ की बात करते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हुकूमती सतह पर बहुत आसान से माजत बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि हमने जो है वो रिलीफ दे दी, हमने शरह सूद में कमी कर दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इट्स ओके, मतलब आपके स्टेप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल ठीक काम कर लें, अपनी सतह पर जो है वो आप ठीक काम करें। ग्राउंड रियलिटी समथिंग डिफरेंट, जो ग्राउंड्स की रियलिटी, आप अभी बाजार निकल के देखें, आपको जो है वो एक दुकान वाला अलग रेट देगा सब्जी का, दूसरे दुकान वाला ये जो अलग दे रहा होगा, आपके बिल्कुल सामने चिकन वाला बैठा है उसका अलग रेट होगा, उसके साथ मटन वाला बैठा है उसका अलग रेट होगा। मतलब रूल्स क्रिएट हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। मतलब कि जब आवाम सुनती है ना कि मुझ जैसा बंदा का या एक आम पब्लिक अगर सुनेगी कि यार वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि महंगाई में कमी हो रही है, तो हम तो ये समझेंगे महंगाई की बढ़ने की शरह में कमी हो रही है, महंगाई में कमी नहीं हो रही। अच्छा। जो एक महंगाई, ये कंसेप्ट है, इसको भी हमने अपने लोगों में जो है वो क्लियर करना है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी महंगाई आप के जो है वो कमी कर रहे हैं। अब पॉइंट वो ये होता है कि महंगाई जो बढ़ रही थी उसकी शरह में कमी हो रही है। अच्छा, लेकिन चीजें वही, अब अवाम क्या सोचते हैं कि अगर आलू जो है वो 100 रुपए चल रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद आलू जो है 50 रुपए पे आ गया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि इतने की महंगाई कम हो रही है, टमाटर अगर 200 रुपए के तो टमाटर 100 रुपए आ जाएंगे, चिकन अगर 500 का तो चिकन 250। अवाम रिलीफ चाहती है, चलिए आप कुछ ना कुछ तो रिलीफ दें। आप जो है वो अगर अनाउंस कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन करा दें। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन की आपके प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल साहिबान घूम रहे होते हैं, क्या करते हैं जी, आपका किसी ने शिकायत कर दी कि ये महंगी चीजें करके बैठे, जैसे सरकारी रेट लिस्ट नहीं लगाई, तो क्या होता है 2000-3000 पर जुर्माना कर दिया। जिस बंदे को आप 2-3 हजार रुपए जुर्माना कर रहे हैं, ज्यादा डबल ट्रिपल वो 5 से 6 हजार रुपए वहां से निकालता है और तगड़ा होकर कमाता है। वो कहते हैं कि क्यों, अभी तो मैंने जुर्माना जो है वो दिया, तो शायद वो उससे ज्यादा कमा रहा होगा। तो हमें इजीली वो पेएबल भी होता है कि दे देना कोई बात नहीं। हाँ, हमें
चीज़ों को बेहतरी की जानिब। अच्छा, बेहतरी की जानिब हम सबको अपना किरदार अदा करें। जैसे मीडिया है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, इसी तरीके से पॉलिटिशियंस है उनको अपना किरदार अदा करना होगा, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लोग बैठे हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा, हुकूमत अपना काम कर रही है, सब लोग अपना काम रहे। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि आवाम को रिलीफ कब दिया जाएगा। अब ईद आ गई है, अब आप मंडी में चले जाएं, आपको जो प्याज है, जो टमाटर है, उनके रेट्स बढ़ गए, वो रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए। ऐसे रमजान में भी ऐसे होता है, जैसे रमजान करीब होता है रेट्स बढ़ जाते हैं, हालांकि चिकन का रेट तक बढ़ गया, चिकन का रेट तक बढ़ जाएगा अभी। ये देखे ना, लोग कोई ज्यादातर कैसे खाएंगे, कुर्बानी का गोश्त जो है वो कब तक खाएंगे, तो जाहिर सी बात है चिकन की तरफ तो आना ही है ना उन्होंने। तो वो कुछ लोग होते हैं कि अपने घरों में चिकन भी लेके रख लेते हैं पहले से, हाँ फ्रीज जो है वो कर लेते हैं। तो कहने का मकसद है कि जिस चीज की डिमांड बढ़ती है, जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है, उस चीज की कीमत भी साथ साथ बढ़ जाती है। ये तो नेचुरल, हमें उस चीज को कंट्रोल करना है, तब जाके हम आवाम को रिलीफ दे सकेंगे, अदरवाइज सब चीजें बकवास है। जी जी। अच्छा, मुझे आप बताएं शाहिद साहब, ये जो बजट आ रहा है, क्या ये जनूबी पंजाब की जो हक है वो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, बारे में क्या कहेंगे? जनूबी पंजाब को तो आज तक हक मिला ही नहीं। जो उस वक्त तक, जब तक सूबा जनूबी पंजाब नहीं बनता, उस वक्त तक मेरे ख्याल में हमें इसी तरफ भी आने लगी हूँ कि क्या कब बनेगा, आपको क्या लगता है? और पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब देना, हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, फिलहाल तो देखें जैसे किसानों के साथ इस साल किया गया है, तो अभी तक तो कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि भाई कोई हक मिले। और पीपल पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि ये जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए और उसका हक उसको दिया जाए, लेकिन वो अभी तक वो हक हमें नहीं मिल रहा। और यहाँ देखें, सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला जनूबी पंजाब से जाता है, लेकिन उसको उसका उतना हक नहीं मिलता। जितना भी बजट होता है ज़्यादातर अपर पंजाब में लगाया जाता है, ख़ासतौर लाहौर में। मुल्तान को देख लें, मुल्तान के आसपास देख लें, पसमानदा इलाके अभी तक वैसे ही हैं। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि गिलानी ख़ानदान की, सैयद यूसुफ गिलानी साहब ने जब अपने दौरे हुकूमत में जनूबी पंजाब में बहुत कोशिश की थी कि जितना हो सके मैं इसको हक दिया जाए, लेकिन आगे नून लीग की हुकूमत थी, उसने उतना तावन नहीं किया जितना तावन करना चाहिए था। अब भी वही प्रॉब्लम चल रही है। तो सैयद अली कासिम गिलानी साहब ने भी कई दफ़ा आवाज़ उठाई है, सैयद अली मूसा गिलानी साहब ने भी, अली हैदर गिलानी साहब ने भी, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने भी, लेकिन अभी तक उनको उनकी आवाज़ का हक कोई नहीं दे रहा। मतलब आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई भी पार्टी आई है, हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यों ना बात करें। अच्छा, अब जब वोट आते हैं तो सब पीपल्स जनूबी पंजाब का वोट इसी बुनियाद पर लेते हैं कि हम जनूबी पंजाब का जो है वो सूबा बनाने निकले हैं। लेकिन जब वोट ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ का लोग अभी भी महरूमियों का शिकार है। ये पसमानदा इलाका है, तरक्याती काम जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहे, बजट में हिस्सा जो है वो नहीं मिल रहा। अब भी आप वाले बजट के बारे में, जी जुहेब कंटिन्यू करें। अच्छा, हम जिस तरह जनूबी पंजाब की बात कर रहे थे, शाहिद रज़ा सिद्दीकी साहब ने बहुत आवाज़ जो है वो बुलंद की है आज जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से। और फिर जिस तरीके से मैंने बात की कि कोई भी गवर्नमेंट आती है इंतखाबात के करीब तो उसने जनूबी पंजाब का नारा जो है वो ज़रूर लगाया, लेकिन आज भी जनूबी पंजाब जो है वो इस्तेसाल का शिकार है। डेवलपमेंट जहाँ पर ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज भी आपको अपने काम के लिए जो है वो लाहौर जाना पड़ता है। आज का नौजवान भी उसको अपने काम के लिए जो है वो एक तगड़ी सिफारिश की जरूरत है। जी जी। जब यहाँ पर एक अलग सूबा होगा, यहाँ का एक अलग गवर्नर होगा, यहाँ की एक अलग जो है वो फैसिलिटीज होंगी, यहीं पर तमाम तर मसाइल का जो मतलब जो आपके मसाइल जिसने हल करने हैं उसके अफसरान यहाँ पर होंगे, तब ही जाके मेरे ख्याल में यहाँ के लोगों की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, यहाँ का जो इस्तेसाल है वो ख़त्म होगा। तो यकीनन ये मैं हाजी साहब की बात को बिल्कुल एग्री करूँगा कि अली हैदर गिलानी साहब ने जैसे ही वो मुंतखब हुए तो अपने पहले ही सेशन में उन्होंने जनूबी पंजाब का जो एक जो बिल है या करारदाद थी वो उन्होंने वहाँ पर पास की। अच्छी चीज़ है,
कि आपने उस चीज़ को जो है वो मूव किया है और आगे की तरफ जो है वो बढ़ाया, लेकिन ये चीज़ उस वक्त तक नहीं पॉसिबल हो सकती जब तक तमाम तर पार्टीज़ की जो इंटरेस्ट है उसमें शो नहीं होगा। बिल्कुल सही। हम अगर 26वीं आईनी तरमीम में देखें, ये एक पब्लिक ओपिनियन है, इसमें अगर हम देखें ये पब्लिक की ओपिनियन है कि अगर 26वीं तरमीम एक तिहाई अक्सरियत से पास हो सकती है तो फिर जनूबी पंजाब का सूबा क्यों नहीं हो सकता। मतलब कि वहाँ पर भी तमाम तरह सियासी जमातों ने जो है वो अपने मामला को कर रखा। तो खैर जनूबी पंजाब की आवाज़ तो हर सियासी जमात उठा रही है। की ज़्यादा जरूरत। अब जहाँ तक बजट की बात है, अब बजट में देखते हैं कि जनूबी पंजाब को उसका हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि जनूबी पंजाब को भी उतना ही हिस्सा मेरे ख्याल में दिया जाना चाहिए जितना सेंट्रल पंजाब को जो है वो दिया जा रहा है, जितना लाहौर को दिया जा रहा है। ये तमाम सियासी पार्टीज के जो लोग हैं वो ओपनली इस चीज़ को कह रहे हैं। और मैंने जब अली अब्दुल कादिर गिलानी साहब को इंटरव्यू भी कंडक्ट किया तो उन्होंने भी यही कहा कि इस वक्त हमारा जो इलाका है ये सूबा है इस वक्त पसमानदा है और हमें यहाँ पर अच्छा बजट की ज़रूरत है, अच्छा फंड आएगा, यहाँ के लोगों पर इन्वेस्ट होगा, यहाँ की गलियों पर, यहाँ के जो है वो हम देखते हैं कि इस वक्त जगह जगह जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम इतना कोई नाकिस है, इतना कोई बोसीदा है कि लोगों के अब एक घर बनाना कितना मुश्किल है, एक ईंट लगाना कितना मुश्किल है। अब जिसके गली के बाहर, जिसके घर के बाहर सीवरेज का पानी एक नहीं दो नहीं सालों से खड़ा है, उसको क्या अज़ाब है, उसका क्या कसूर है। लेकिन जिसके घर के बाहर जो है वो हुकूमती नहली की वजह से, इंतजामी नहली की वजह से पानी खड़ा और उसके घर को जो है वो नुकसान हो रहा है, वो मतलब कि बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर इंतजामिया की नहली की वजह से जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना, मतलब उनके घरों की जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। तो हमें प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ जो है वो आना चाहिए होगा, तभी जाके यहाँ के लोग भी तरक्की करेंगे, यहाँ का शहर भी तरक्की करेगा और खूबसूरत भी हो जाएगा, खूबसूरत भी जो है वो हो जाएगा। इसी के साथ शायद सर मुझे आप बताएं कि ये जो बजट आ रहा है ये आवाम दोस्त और किसान दोस्त मतलब इक्विवेलेंट होगा या नहीं, हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, इसके बारे में क्या देखें। उम्मीदें तो लगाई हुई हैं, आवाम ने भी, तो सबकी उम्मीदें लगी हैं। जी, किसानों ने भी उम्मीदें लगाई हुई हैं। किसान को जब तक बीज सस्ता नहीं मिलेगा, खाद सस्ती नहीं मिलेगी, उसको उस वक्त रिलीफ नहीं मिलेगा। ये 5-5 हज़ार दे देना, ये बस एक स्कीमें चलाई गई थी, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, किसान को कोई बेनिफिट नहीं मिला। किसान ने जैसे देखें इस साल गंदम में कितना लॉस किया हुआ है, तो अभी तक किसान के लिए कोई अच्छा रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया उसको। उसके लिए पैकेज सबसे अच्छा जो है वो सब यही है, खाद सस्ती की जाए और बीज सस्ता किया जाए और ख़ास तौर बिजली की जो रेट हैं वो कम किए जाएं, तब जाके किसान को रिलीफ मिलेगा। पीपल पार्टी की हमेशा कोशिश यही रही है कि वो अपने हर दौर हुकूमत में ख़ास तौर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी और किसानों के लिए भी हर वक्त कोई ना कोई पैकेज ऐसा लेके आती है कि जिससे उसको रिलीफ मिला जाए। लेकिन अभी तक नून लीग की हुकूमत ने कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, दावे चल रहे हैं, दावों पर नहीं रहना चाहिए, हमें आगे भी जो है वो चीजों को प्रॉपर जो है वो लेके जाना पड़ेगा, वो अभी तक नहीं हो रहा। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएं आप जो हेब की ये जो स्टेट बैंक का गो कैशलेस है ये क्या है? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने मुझसे पूछा, गो कैशलेस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कल ही चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास बैठा था जनाब, उनके पास वो सारी चीज़ों को हमने जो है वो डिस्कस किया कि ये बेसिकली गो कैशलेस है क्या। अच्छा, अब क्योंकि हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइजेशन की जानिब जा रही है, तो अब करेंसी भी जो है वो उससे जानिब जा रही है, डिजिटलाइजेशन की जानिब जो है वो जा रही है। तो अब गो कैशलेस सिस्टम ऐसे है कि आपने मंडी जाना है, आपने कैश नहीं लेके जाना, आपने मंडी जाके जो है वो सिर्फ बकरे की रस्सी पकड़नी है और अकाउंट टू अकाउंट आपने ट्रांसफर करना है। हाँ, वो जो चोर चकारी होती थी जेब अच्छा, उसके मुख्तलिफ जो है वो इश्यूज है ना। देखिए यहाँ पर व्यापारी को भी फायदा हो रहा है, खरीदार को भी फायदा हो रहा है। अच्छा, खरीदार के एंड पे क्या फायदा हो रहा है कि अच्छा अब मैंने बकरा लेने जाना है तो मेरे या जानवर या कोई भी जानवर लेके जाना है तो मेरे जो जेब है उसमें जो है वो एक भारी रकम मौजूद है। अब जिस तरीके से कीमतें बढ़ गई हैं, जाहिर सी बात है कि आप कम से कम जो है वो 10, 8, 9, 1 लाख तो लाजमी तौर पर रखेंगे ना। इतने मतलब एक अच्छी फैमिली जो है वो इतने लेके जाता है कि 10-1 लाख जो है वो लाजमी होगा कि उसने जानवर लेना है। अब उसकी इंटेंशन
अटेंशन वहां पर भी है और उसकी अटेंशन अपनी जेब पर भी है, क्योंकि वहां पर ऐसा ग्रोह घूम रहा हो जो उनकी जेब को जो है वो पता भी नहीं चलता है, पता भी ना चल जाते हैं। तो एक चीज तो ये उसके लिए ठीक हो गया कि वो जेब अब खाली करके जाएगा, उसके अकाउंट में पैसे हैं। अब उसके पास तो अकाउंट है, लेकिन अब व्यापारी के पास अकाउंट कैसे आएगा? उसके पास अकाउंट क्यों नहीं है? तो वो उसको कैसे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा? जाहिर सी बात है देहातों के उन्हें क्या पता कि भाई ये फलाना अकाउंट किए थे, फलाना अकाउंट किए थे, मैं कडेशन की में ट्रांजैक्शन, और मोस्टली तो उस पे यकीन भी नहीं कर रहे होते कि ये पता नहीं एक्चुअल में हमारे अकाउंट में आएंगे पैसे ये नहीं आएंगे। आजकल तो जाली स्क्रीनशॉट भी बन जाते हैं। कई फ्रॉड हुए, कई फ्रॉड है। अच्छा, अब वो ये हुआ कि उन्होंने अपना वहीं पर मतलब कि मुख्तलिफ जो हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा मंडी है, जैसे सामोराना है यहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने ना स्टॉल्स टाइप बनाए हुए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ बैंक्स के नुमाइंदगान जो है वहाँ पर बैठे हैं, कि उन्होंने वहाँ पर जो व्यापारी हैं उनके अकाउंट्स पे बना दिए, उनके QR कोड बना दिए। अच्छा। उनके गले में ही लगा हुआ है QR कोड के अगर कोई पैसे देना चाहता है, अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो उसके QR कोड को स्कैन करके उसकी रकम जो है वो उसको जो है जमा जो है वो करवा सकते हैं। देखिए ये कितना एडवांटेज हो गया। अच्छा, व्यापारी को क्या फायदा हो रहा है कि हम अक्सर ईद पे देखते हैं कि दो उसको नुकसान होते हैं। एक तो जाली नोट का, क्योंकि लोग उसको जाली नोट से जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है तो ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरी चीज ये है कि जब वो वापस अपने घरों में जाते हैं तो रास्ते में लूटे जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं सिंध से, नोगो एरियाज हैं, कोई रहीम जार खां से, कोई राजनपुर से, तो ये वैसे ये वो इलाके हैं जहाँ पर एक आम बंदा जाने से भी डरता है। अब कुछ सूरत कंट्रोल, लेकिन क्योंकि ये रूटीन ऐसे होते हैं, पुलिस भी अपनी ईद के मामलात में होती है ड्यूटीज पे, और ये तो वो इशू मतलब कि अब व्यापारी को ये फायदा हो गया कि वो जाली नोटों से बच गया और वो बच गया जनाब जी अपने लुटने से बच गया। खरीदार को ये फायदा हो गया वो तसल्ली से अपने बकरा देख सकता, जानवर देख सकता, कैश की कोई टेंशन नहीं है। उसने मतलब बात पक्की हो गई, कन्वीनियंट भी हो गया ना। हाँ, उसने 2 मिनट में ट्रांजेक्शन की। अच्छा, अगर व्यापारी को जो इशू है कि पता नहीं ये ट्रांजैक्शन हुई भी है नहीं भी हुई, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, उनको नहीं पता कि पैसे हैं भी सही, आए भी है नहीं आए, तो बैंक मुतलका बैंक वाले से जाके पूछ सकते हैं कि भाई ये पेमेंट आ गई है मेरे अकाउंट में। वो उस टाइम कंफर्म कर देगा जी ये आपकी ट्रांजैक्शन 9 लाख 10 लाख 12 लाख जो भी है ये आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। देखिए कितना बहुत ज्यादा अच्छा एक सिस्टम हो गया गो कैशलेस के हवाले से। तो सिस्टम आगे चलेगा, ये आगे भी चलेगा। तो ये कहने का मकसद ये कि अब चीजें डिजिटलाइजेशन की तरफ वैसे तो बहुत ज्यादा अगर हम अपने इलाकों में देखें, पंजाब में भी तो डिजिटलाइजेशन तो हो गई है बहुत ज्यादा, प्लास्टिक मनी की तरफ ही हम लोग आ रहे हैं, हम उसी जाने पे जा रहे हैं ना। देखें अब आपको पेट्रोल भी जो है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे मिला करेगा, ये भी चीजें पाइपलाइन में है। अगर आप कैश पे लेंगे तो आपको मैंने सुना है अभी मुझे इस चीज से कंफर्म है, आपको ज्यादा कुछ पैसे यानी कि 1 या 2 रुपए महंगा पेट्रोल मिलेगा शायद, ऐसे चीजें जो सुनी है। और लेकिन अगर आप कार्ड से देंगे तो वो आपको जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर का भी ये जो टैक्स पेयर है उसको फैसिलिटीज दी जाती है, जो नॉन टैक्स पेयर है उसको उस पर जुर्माना होता है, जुर्माना हो जाएगा। मैं वो बस इसी उम्मीद में लगाए बैठी है अपनी उम्मीदें कि भी बजट जो है वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, इसी बारे में हम लोग गपशप करते ही जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे बताएं कि IT पार्क जो है वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए IT पार्क जो है वो जनाब अली कासिम गिलानी साहब का इनिशिएट है जी, और इसके साथ साथ मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उसको साथ साथ जो है वो लेके चल रहे हैं। अब IT पार्क पर एक बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग तो हो चुकी हुई है कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में, जिसको मैंने खुद भी कवर किया। वहाँ पर वाइस चांसलर IBA सखर भी मौजूद थे, बाहुद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद थे जी। उसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो नुमाइंदगान थे वो उस मीटिंग में मौजूद थे, IT एक्सपर्ट्स भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। तो वो मीटिंग, क्योंकि अभी कुछ और मीटिंग्स भी होनी है, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने कमिश्नर साहब से इस हवाले से इंटरव्यू कंडक्ट किया तो उन्होंने कहा कि IT पार्क के हवाले से कुछ इंतज़ामी कुछ मसाइल हैं, होप्स हो कि हम उस इंतज़ामी मसाइल को जल्द उसको जो है वो दूर कर लेंगे। फिर जब कुछ एम्बेसडर्स मुल्तान है लाइक पोलैंड के या फिर यूरोपीय यूनियन के, तो मैंने उनसे भी क्वेश्चन किया कि क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे IT पार्क मुल्तान के लिए, तो उन्होंने कहा कि यस, कि हम इस पर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम IT पार्क पर जो है वो काम कर सकते हैं। अब देखना यह है कि IT पार्क, क्योंकि इस खित्ते के लिए IT पार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ की नीड भी है और यहाँ के लोग उस पर काम भी करना चाहते हैं। यहाँ मुल्तान का नौजवान या जनूबी पंजाब का नौजवान आज भी आरफा क्रीम टावर में
काम कर रहा है। आज भी वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के IT सेंटर्स में या कुछ IT के बने हुए हैं वहां पर काम कर रहा है, यानी कि वो अपनी स्किल जो है वो वहां सर्व कर रहा है। अगर वही नौजवान अपनी स्किल यहाँ यूज करे तो यहाँ पर ना सिर्फ एक आमदन कमाई जा सकती है बल्कि बहुत से लोगों को ट्रेन करके IT की तरफ भी जो है वो लेकर जाया जा सकता है। IT का ही चल रहा है। IT का ट्रेंड जो है, ये नहीं कि आपने जो है IT को आपने मखसूस कर दिया, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक वास्ट फील्ड है, जो मेरा नहीं ख्याल इसके ये एक एंडलेस फील्ड है। यहाँ पर इसकी कोई किनारा शिनारा नहीं है, ये आप जिस तरफ जाएंगे ये फील्ड जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो आने वाले दिनों में भी चीजें, तो IT पार्क अगर अली कासिम गिलानी साहब इसको लेकर चल रहे हैं और अली कासिम गिलानी की पूरी कैंपेन N148 की वो IT पार्क के ऊपर थी और एक बड़ी नौजवान नस्ल ने जो है, एक बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल ने इस बुनियाद पर उनको वोट भी दिया। इसमें कोई शक नहीं कि N148 में पीपल्स पार्टी के बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट है, उनका ये हल्का, उसके बाद अली कासिम गिलानी साहब जो है वो इस पर उन्होंने कैंपेन की, क्योंकि वो सेनेट में चले गए तो फिर हल्का खाली हो गया, तो हल्का जो है वो अली कासिम गिलानी साहब ने संभालिया और वो बेहतर काम भी जो है वो वहाँ पर कर रहे हैं। लाइक अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें या फिर किसी और मामला के हवाले से बात करें तो फिर बात वही है कि अगर IT पार्क बन गया तो ये वक्त की भी जरूरत है, इस खित्ते की भी जरूरत है और यहाँ के लोग इस पर काम भी करना चाहते हैं। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है वो भी इस इनिशिएट को जो है वो आगे लेकर चल रही है कि शायद हम इस इनिशिएट में जो है वो कामयाब हो जाएं, क्योंकि काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ जब जहाँ पर इंतजामी मामला आ जाए को वक्त तो लगता है लेकिन इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें गुड न्यूज ये थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस IT पार्क के लिए 1 अरब रिलीज भी किया हुआ, तो वो अभी तक जो है वो, क्योंकि फेडरल के पास जब फेडरल और प्रोविंस के दरमियान आपस में जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो जाहिर सी बात है उसका फिर हल जो है वो निकाला जाएगा। तो यही है कि नौजवान उम्मीद रखें, उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा। शाहिद साहब आप मुझे बताएं कि NA148 के बारे में कि कौन से मतलब ये तरक्कियाती कहाँ तक पहुंची। सैयद अली कासिम गिलानी साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि तरक्याती काम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें वो जितने फंड ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ सकें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज के काम भी चल रहे हैं और टफ टाइल के और रोडों के काम काफ़ी हद तक चल रहे हैं और पीने का साफ़ पानी के लिए भी काम काफ़ी सारे सैयद अली कासिम गिलानी साहब पावर प्लांट वगैरह और ये लगा रहे हैं। जी। अच्छा, अब जैसे कि ईद करीब है, सबका जो है वो जाना हो रहा होगा बकर मंडी में, मंडियों में घूम फिर होंगे। आप बताएं कि आप ईद अपनी कैसे सेलिब्रेट करते हैं और खुद जाके जानवर खरीदते हैं या फिर मुलाजमीन ही लेके आ जाते हैं? नहीं, खुद जाके, क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ती है। जी। क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी है और इसका हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि एक अच्छा जानवर लिया जाए और खुदा की राह में जितना अच्छे से अच्छी कुर्बानी हो वो बेहतर होती है बच्चों के साथ, क्योंकि इस वक्त बच्चों की भी खुशी होती है और बच्चों को भी साथ लेके जाना पड़ता है। वो एक अच्छा सा माहौल भी बन जाता है और बच्चों की पिकनिक भी हो जाती है। जी। बच्चे इस टाइम हर घर में बच्चों की यही खुशी होती है कि जानवर आ जाए जितने जल्दी से जल्दी, ताकि उसके साथ जितने दिन गुजारे जाएं अच्छी बात है। जी। इस तरह से, क्योंकि अकेले जाएं तो फिर बच्चे नाराज होते हैं। हाँ, वो मतलब खुद जाके खुद पसंद कर रहे होते हैं, एक बड़ा रोल होता है बच्चों का, और वो इस ईद का बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होते हैं कि घर में जानवर आ जाए और उनको चारा खिलाएं। क्योंकि हम लोग जो आजकल का जो टाइम है, पहले के टाइम में होता था कि जानवर जो है बकरियां या भैंस वगैरह हम लोग के घरों में हुआ करती थी, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए बहुत रेयर है कि उन जानवर, कुत्ता बिल्ली के अलावा के भी इन चीजों को आप अपने घर में रखें और एक एफिलिएशन सी पैदा हो। लाजमी बात है, क्योंकि बच्चों के लिए ये एक एंजॉयमेंट होती है इस ईद पे कि भाई के जब जानवर आता है उस जानवर के लिए चारा पानी वगैरह, ये फिर उस दिन उनका तासर देखने वाला होता है जिस दिन वो ज़िबा हो रहा होता है। वो उस वक्त बड़े बहुत गमगीन हुए होते हैं बच्चे के भाई ये देखें कि हमने इसको पाला है, कि वो वालिदैन को बहुत ही ज्यादा रो के हालात में बहुत ज्यादा रो होता है इस टाइम इस मामलात में। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुहैब, आप क्या बताएंगे मुझे
कि क्या हालात चल रहे हैं मंडी के? देखिए मंडी में इस वक्त तक तो विंडो शॉपिंग चल रही है। विंडो शॉपिंग चल रही है बिल्कुल करीब है, इधर भी विंडो शॉपिंग चल रही है। देखिए ना, अगर किसी को जानवर पसंद आ रहा है तो उसको कीमत पसंद नहीं आ रही। ये भी एक जो है वो बड़ा मसला है। और असल में मैं समझता हूँ कि शायद ये मेरी एक सोच हो सकती है कि जो जानवर की कीमत है ना वो उसकी खूबसूरती से होती है, ना कि कितना बड़ा है या कितना वजन है। और जानवर की जो कीमत है वो उसकी और मालिक हमेशा उसकी जो कीमत है वो उसकी खूबसूरती से लेता है। अब देखें तो जानवर का वैसे तो अल्लाह ताला की मखलूक है, वैसे ही हम एक बात करें कि कोई भारी भरकम जानवर है और वो सेम कलर है, मतलब कि अगर ब्लैक या जो भी है मतलब उसकी कीमत वो चीज नहीं होगी। लेकिन एक जानवर जो अट्रैक्टिव होगा, मतलब जिसकी एक लाजवाब खूबसूरती होगी, अल्लाह ताला ने सबको बनाया। लेकिन होता है हाँ एक चीज, तो मालिक जो है वो उसको बड़े नाजो नखरे से पालता है। अब कल भी हम एक जगह गए थे तो उसका नाम था जालंधर बादशाह। 7.5 फुट उसका कद है और 50 मन से ज्यादा उसका वजन है। अच्छा। बादाम, घी, शक्कर और उसके साथ साथ जो है वो दही, लस्सी, चारा और मुख्तलिफ देसी अज्जा से उसको पाला गया। और 3 दफा उसको दिन में नहलाया जाता है और बड़े शौक से जो है वो नहाता है। तो मतलब व्हाइट कलर से भी ज्यादा बढ़ के पाल रहे होते हैं जानवरों और टोटली व्हाइट, उसकी रंगत में कोई और कलर ऐड नहीं था, टोटली व्हाइट और बड़ा खूबसूरत कद आवर जानवर था। तो मालिक ने जो है वो बड़े नाजो नखरों, और ऐसे जानवर होते भी बड़े नाजो नखरों से पले हुए। तो वो मतलब क्या, वो कहते हैं कि हम खुद पालते हैं और खुद इसको अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान करते हैं। अच्छा, वो खुद ही करेंगे, सेल आउट करने के लिए नहीं लगा नहीं। और उन्होंने ही जो है वो मुल्तान में 2 यॉर्क भी लेकर आए हैं। हाँ मैंने सुना है ये। हाँ, वो मैं ही करके आया था स्टोरी। जी। तो वो यॉर्क भी मुल्तान में मौजूद हैं, वो भी आ गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो जो स्कर्दू है वहां से प्रॉपर एटमॉस्फेयर भी वैसे ही दे रहे हैं, क्योंकि वो माइनस की टेम्परेचर में होते हैं और वो यहाँ पर इस वक्त 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पे मौजूद है, लेकिन एयर कंडीशन जो है वो लगा हुआ है। बहुत जरूरी है, नहीं तो वो कुर्बानी से पहले ही अल्लाह को प्यारे। और याक का गोश्त बड़ा कमाल होता है, नमकीन होता है, ताकतवर होता है। और यहाँ पर जो है वो उसकी ईद के पहले रोज कुर्बानी जो है वो की जाएगी। बड़ा अच्छी चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके शहर मुल्तान में भी आ रही हैं। हम पता क्या होता था कि हम या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं या फिर किताबों में पढ़ रहे हैं कि भाई यॉर्क जो है वो गिलगित बल्तिस्तान ठंडे और बर्फानी इलाकों में पाई जाती है। जब आप अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की नेचर को जब सामने से देखते हैं ना, तो उसका फिर क्या ही जो है वो क्या ही बात होती है। तो हाँ, ये भी तो एक मखसूस तबका ये चीजें कर सकता है ना कि आम बंदे के लिए आज के दौर में तो ये बंदा तो वो बकरा, ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की, कहते ना बड़े जो लोग होते हैं वही अपनी ऐसी ख्वाहिशात, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। देखें ना, जैसे आप कह रहे हैं कि विंडो शॉपिंग हो रही है, तो इसका मकसद है कि लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जानवर खरीद सके। और उसका यही हल है कि भाई अब जितनी चीज़ें सस्ती होंगी और ये चीज़ें वैसे ही जानवर भी सस्ते होंगे, क्योंकि चारा भी बहुत महंगा है, वो भी जो हर चीज़ रिलेट कर रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि भाई अब आम आदमी अगर करना भी चाहे तो कुर्बानी वो नहीं कर सकता। वो फिर यही है कि वो 5-5, 10-10 बंदे मिलके हिस्सा डाल के बेचारे अपनी जो खुदा की रजा में अपने वो कुर्बानी करना चाहते हैं, खुदा की कुर्बानी कर। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले अब सालों में शायद जो हिस्सा मिलाने का, इज्तिमाई कुर्बानी का जो रुझान है वो बढ़ जाएगा। अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अभी भी है, लेकिन मतलब अभी भी लोगों की ये कोशिश होती है कि उनके घर में जो है वो अलग से जानवर आ जाए, किसी न किसी, वो आखिरी दिन तक उसकी तगो-दो में लगे रहते हैं। लेकिन अब पता है क्या कि अब आने वाले दिनों में अब लोग मसरूफ इतने हो गए हैं, मसरूफियत इतनी बढ़ गई है, लोग चाहेंगे कि बस जो है वो हिस्सा डालें और बैठ जाएं, क्योंकि अब इतना दिमाग कोई नहीं खपाना चाह रहा, इतनी आप मंडी गए तो आपको पूरा दिन लग गया। मतलब अब सूरत हाल ऐसे हो गई है कि हर बंदे एक टेंशन में है, हर बंदे ने एक परेशानी में है। अब वो जो है वो कहता है कि बस अब मैं बैठे बैठे ना बस ये चीज हो जाए मेरी, क्योंकि उसने सुन्नत इब्राहिमी भी करनी है और उसने जो है वो अपना स्ट्रेस भी खत्म करना है, रिलैक्स भी रहना है। इसी के साथ अपने वसाइल के मसला है, वसाइल का भी मसला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बड़ी ईद की जो बड़ी खुशियां हैं उसमें हम अपना कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और जो मंडी के हालात हैं वो क्या चल रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं जी कि आप जो है बचपन की ईद
कुछ ऐसा कोई सीन याद हो और अब की ईद में क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? देखिए बचपन में तो ये होता था कि भाई वालिदैन जो होते थे वो पहले ही कुर्बानी का जानवर लेके तकरीबन 2-3 महीने पहले ही घर में कर रखते थे, क्योंकि उस वक्त वसाइल होते थे। अब जितनी महंगाई का वो है, इंसान के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो जाके जानवर इतने जल्दी खरीदे फिर उसकी खिदमत करे, क्योंकि आज चारा बहुत ज़्यादा महंगा है। तो वो पहले आखिरी दिनों में जाके खरीद करते हैं जिनके पास इतने वसाइल होते हैं, वरना पहले तो बच्चों की ईद तकरीबन 2-3 महीने पहले वो शुरू हो जाती थी, क्योंकि घर में कुर्बानी का जानवर लेके जा रहे हैं, घुमाने के लिए गली में बच्चों की ईदें होती थी, वो अपना जानवर लेके आ रहा है, वो दूसरा अपना जानवर लेके आता है। मुकाबले होते थे कि भाई ये हमारा जानवर अच्छा है या ये आपका जानवर अच्छा है। लेकिन बस महंगाई के दौर में, इस दौर में तो अब यही कुछ ही है मेरे ख्याल में। अनकरीब तो ये कम से कम होती जा रही है। और मेरी आपके तो से ये अपील है, जो लोग कुर्बानी करते हैं वो अपने आसपास उन लोगों का भी ख्याल रखें कि जो बेचारे नहीं कर सकते, जिनके घर कोई जानवर ज़िबा नहीं होता या गोश्त देने वाला कोई नहीं होता, पहले उनका ख्याल किया जाए, बाद में अपनी फ्रिजें या अपने रिश्तेदारों को दिया जाए। इसी तरह है कि ये जो बड़ी ईद होती है ये बड़ी खुशियां बांटने वाली होती है, मुस्कुराहटें बखेरने वाली होती है, कि जो आप सिर्फ अपने घर वालों या अपने खानदान का ना देखें, उन लोगों का भी सोचें जो पूरा साल गोश्त का इंतजार करते हैं। उनके लिए स्पेशली तो ये ईद का मौका होता है कि उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें, क्योंकि उनको ये उम्मीदें होती हैं कि वो देख रहे होते हैं कि किसके घर से हमें गोश्त आएगा। तो जब वो कोई भी जाके नहीं देता तो उनको बहुत मायूसी होती है। और सुन्नत इब्राहिमी का मकसद यही है कि आप पहले दूसरों का ख्याल करें और फिर अपना सोचें। जी सुहेब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अपनी फ्रिजें भर लेनी चाहिए या बाकियों को पहले दें और उसके बाद दें? ये तो नहीं, मतलब इस पे हम गुफ्तगू जरूर करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट पहले घर से शुरू होना चाहिए। अब सारी बात वही इम्प्लीमेंटेशन के रिवॉल्व कर रही है। अब जो हालात चल रहे मेरे ख्याल में, अब वही सिलसिला है कि अपने पास भी रखें और अच्छा, मतलब पहले अपनी फ्रिज भी थोड़ी सी भर ले। नहीं, ये नहीं है कि आप मतलब कि आप पहले तकसीम करें। आपका पहला माइंडसेट जो हिस्सा है वो उसका जो आप जो बाकियों के दे रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा अपने पास रखें, उस समय थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अपने पास रख लें। तो जाहिर सी बात, अब देखिए मोहल्ले का भी फर्क होता है। अच्छा, मोहल्ले का ऐसे फर्क होता है कि कुछ मोहल्ले जो है वो वहाँ पर गरीब आबादी ज्यादा है, यानी कि जो गरीब आबादी से मुराद ये कि जो कुर्बानी नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ मोहल्ले ऐसे होते हैं या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर तकरीबन हर घर में कुर्बानी जो है वो हो रही होती है, और वो फिर एक दूसरे को जो दे रहा होता है उसको पता होता है कि यहाँ से आएगा। कुछ ऐसी जगह भी देखें जहाँ ज्यादा कुर्बानी होती है ना, वो एक दूसरे को गोश्त नहीं देते। उनकी ये फुर्सत होती है कि वो पहले ही प्रायोरिटी में जो है वो गोश्त खाना बदोशों को दें या गरीब आबादी को दें। वो खुद भी कह रहे थे कि यार हमें गोश्त न देना, आप गरीबों में तकसीम कर देना। अच्छा, कोई फकीर आ गए तो किसी साथ लेने दिए तो वही उठा के दे दिया, जी ये लो ये। अच्छा, ये चीजें भी बड़ा जबरदस्त सा माहौल जो है वो देखने में आ रहा होता है। आपको जो है वो मतलब गोश्त तकसीम हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मजे मजे के खाने बन रहे हैं। ये है फेज 1। फेज 2 जो है वो आता है फिर पकवान, मजे के जो पकवान जो है वो बनते हैं, तो फिर खवातीन का काम यहाँ से शुरू हो जाता है। नहीं, आजकल तो मतलब ट्रेंड है कि मर्द ज्यादा कर रहे होते हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं। मर्द हजरात की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ चुकी हैं, कम से कम हम तो नहीं बना सकते। शायद साहब, आपने कभी कुछ बनाया है? जी, मैं वो जल गया फिर। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी है एक्सपीरियंस इसमें। बिरयानी वगैरह का, बारबेक्यू वगैरह का। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं और बच्चे भी हाथ बटाते हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ईद इस मौके पे, खास तौर इस मौके पे वैसे तो टाइम इंसान के पास होता नहीं है, और ये 1-2 दिन जो होते हैं कि चलो घर वालों के साथ हाथ बटाया जाए और बच्चों को भी लिए भी खुशी होती है। बच्चे खुद भी आगे बढ़ के काम कर रहे होते हैं इस मौके पे। वैसे कोई सब्जी लेने नहीं जाएगा, कुछ लेने नहीं जाएगा, इस मौके पे सब बैठ जाएंगे। इस मौके पे उनको खुशी होती है वो इस बड़ी ईद है ही खाने पकाने की। मेरे ख्याल से खवातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी कि दावतें हो रही होती हैं, मिल बांट के। जो पहले दिन मेहमान होते हैं अगले दिन मेजबान होते हैं, तो वो यही सिलसिला चल रहा होता है। और इसी मौकों पर आदत है
एक अच्छी आदत है। और इसी मौकों पर जो है वो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के अगर आपस में इख्तलाफात होते भी हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। ईद की नमाज के बाद आप एक जपड़ी डालते हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक चीज होती है। तो ये त्योहार जो है वो बड़ी ब्लेसिंग है। ये ईद का त्यौहार बनाया ये खसूसी तौर पे अल्लाह ताला ने इसीलिए मकसद के लिए कि एक दूसरे को ताइफ दें। लेकिन छोटी ईद पे आप ताइफ देते हैं और बड़ी ईद पे ये गोश्त का सिलसिला चलता है। इसी वजह से यही कि बांटें, खुशियां बांटें। जी अच्छा, मुझे बताएं कि आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? पहले दिन कलेजी क्यों बनती है? पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ आता है कि जल्दी बन जाती है इसीलिए फौरन कसाई जल्दी दे देता है, इसको तो बनाओ। देखिए पूरा साल आप लोग इन चीज़ों के लिए वो नहीं इतना कोशिश करते कि भाई घर में ये चीज़ें बनाई जाएं। अब जब आपके घर में खुद ज़िबा हुआ होती है ये चीज़ तो आपका शौक होता है कि चल यार इस चीज़ को भी टेस्ट किया जाए। कि पूरा साल हम तो चिकन या पूरे साल में एक दफा ही कलेजी खाने को मिलती है। हाँ, ज्यादातर रूटीन में नहीं खाते, रूटीन में नहीं चलता ना, तो इसी वजह से वो पहले इन चीज़ों को तरजीह दी जाती है। अच्छा, आप पसंद क्या है आपको? सबसे पहले आप क्या कहते हैं कि ये बना के लेके आए? चांपल है जी। ये तो हर किसी को पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो बात वही है ना कि देखिए आम दिनों में आप सब्जियां वगैरह या मटन में या कोई और चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन ये चांपें या कलेजी ये चीज़ें तो मखसूस इन्हीं दिनों में ही ज़्यादातर चलती हैं। वैसे आम रूटीन में आप देखें घर में कोई ज़्यादा लोग ये इन चीज़ों को वो नहीं करते। इसी वजह से कि भाई ये खुशी होती है, बच्चों को भी साथ बिठाया जाता है, चलो भाई पकवान एक अच्छा पकवान बन जाए और लोग इसको सही टेस्ट अपना डेवलप कर लेते हैं। आप बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? हमारी ईद जो है वो कवरेज पे गुजरती है। खाने पकाने में नहीं गुजरती। नहीं, असल में ये होता है कि पहले दिन भी और दूसरे दिन भी, और इस बार तो कहा गया कि आपने तीनों दिन ड्यूटी करनी है। मैंने कहा कुछ रहम करो, सारे होते थे। मेरी ड्यूटी होती है जी, पहले दिन मैंने दरबार मूसा पाक पे जाना होता है क्योंकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब और अली हैदर गिलानी साहब, इनके साथ मेरी कुछ 3 साल से ईद इन्हीं के साथ गुजर रही है। मतलब कि छोटी ईद भी बड़ी ईद भी इन्हीं के साथ गुजरती है। नमाज भी पढ़ते हैं तो फिर डेरे पर, क्योंकि वो लाइव भी हो रहा होता है और साथ साथ ईदियां मिलती हैं या नहीं? हाँ, ये एक जरा जाती सवाल है। कुछ बारे में इस ईद पे तो ईदियां नहीं होती, इस ईद में ईद नहीं, उससे पहले ईद मुझे मिलती है छोटी ईद। ये मैं ऑन रिकॉर्ड अब आपने कह दी है, उससे पहले मुझे। तो ईदी आप गोश्त में ही देते हैं या फिर कोई ईदी तो होती है? सिर्फ गोश्त ही बांटा जाता है इस ईद पे, कोई पैसों वाला काम नहीं होता या दूसरे गिफ्ट वगैरह नहीं चलते। वो सिर्फ छोटी ईद पे ही चलते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ज़ेब आपका भी कि आपने कंट्रीब्यूट किया। कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें? मेरे तरफ से तो यही मैसेज है सब लोगों के लिए कि भाई खुदारा के अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा जाए। थैंक यू सो मच। जी, बस अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। 4 जून तो ये जो दिन है ये उनकी याद में मनाया जाता है, उन मासूम बच्चों की याद में मनाया जाता है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाते हैं या जंग में जो है उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है, या कोई ना किसी ने दर्दनाक खौफनाक जो है वायलेंस के खिलाफ जो है वो शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, इनसे भी इसी के बारे में गपशप करेंगे। हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो है डॉक्टर तहसीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको हमारे शो में। और दूसरे हमारे साथ फेमस पर्सनैलिटी जो मौजूद हैं वो परवेज मुनीर हैं, पोइट हैं, हमारे शायर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, वेलकम करते हैं आपको हमारे शो में। मेहरबानी। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि जो सूरत हाल अगर हम गाजा की भी देखें या हम लोग अपना वो दिन याद करें जहाँ पे 132 चिल्ड्रंस के साथ वो हो गया था स्कूल में इंसिडेंट, तो क्या ये मतलब क्या चल क्या रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि एग्रेशन किस हद तक बढ़ गया है मुल्कों में भी कि वो बच्चों पे जो है अटैक कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बिस्मिल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने आज जो टॉपिक रखा है ये मतलब एक करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। अगर देखा जाए तो जो एग्रेशन है बेसिकली तो इसकी काफ़ी सारी रूट कॉजेज़ हैं, जिसमें अगर देखा जाए बेसिकली उनके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, कुछ उनके अलावा जो उनके एक डोमेस्टिक भी हो जाते हैं। लेकिन करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो उसमें क्या चीज़ है कि बच्चे जितने भी हमारी नई यूथ है बच्चे, इन्होंने ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कार्टून्स और मूवीज़ की हद तक देखी हैं।
लेकिन अभी तक इनको रियलिटीज का कोई चीज़ पता नहीं है। जी जी जी। तो जब जो चीज़ सडन सामने आ जाती है तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट लाजमी उसके ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ पर और उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर देखने के लिए हमें मिला गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कर दी गाजा के हवाले से, तो उसमें अगर देखा जाए तो बच्चे कोई भी हैं, बच्चे एक मासूमियत के अपने एक दौर से गुजर रहे थे, जो उनको बिल्कुल मासूम, उनको तो पता भी नहीं होगा, कुछ इतने छोटे बच्चे हैं कि हम किस जो है कंट्री या रीजन से ताल्लुक रख रहे हैं, उनको उसके जो है खिलाफ मार दिया जाता है कि ये उस मुल्क के बच्चे हैं, हालांकि वो बच्चों को नॉलेज भी नहीं होगा कि हम इस मुल्क से बिलोंग रख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अगर देखा जाए तो हमें हमारी हदीस मुबारक में भी यही कहा गया कि बच्चों को तो किसी कैटेगरी में लेकर भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अब क्या चीज़ है कि एक पर्सनल बेनिफिट की खातिर बच्चों को अगर टारगेट किलिंग किया जाता है तो देखा दिखाई क्या है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा किसी स्कूल में अगर गया है तो मीनवाइल अगर वो उसको स्कूल में वापस आने के बाद अगले दिन ये पता लगता है कि मेरे साथ जो बच्चा कल बैठा था वो किसी बम ब्लास्ट में, किसी भी एक्टिविटी में वो एक्सपायर हो चुका है, तो ऑनेस्टली बात है वो फ्लैश बैक्स तो उसके माइंड के ऊपर रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर अग्रेशन भी बढ़ेगा, उसके अलावा ट्रस्ट, मेंटल हेल्थ स्टेबल तो नहीं रह पाएगी। एग्जैक्ट ऐसी है, क्योंकि उनका ट्रस्ट लेवल जो ब्रेक हो जाएगा ना। ट्रस्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि जब किसी को सोसाइटी में इस तरीके से एक पीसफुल तरीके से कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो बच्चों ने तो वो, क्योंकि हमारा फ्यूचर है ना। बिल्कुल सही, हमारा आने वाले फ्यूचर को ही तबाह करने पे लग गई है। अच्छा, इसी के साथ मुझे आप बताएं मुनीर साहब कि ये जो रन मुरीद वाला कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में कहाँ से आया, कहाँ, क्या कहानी क्या है इसके पीछे? सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, सारे दोस्तों को सलाम हो गया। रोही टीवी का बेहद शुक्रिया। रन मुरीदी असल उस वेले बंदा होंदा कि जिस वेले घर वाली अच्छी होवे जी, और बंदा घर च दाखिल होवे तो दिल खुश थी वजे। ये ना होवे कि पहले बंदा कावड़ा बंदा होवे तो वाला घर आवे तो वो जगू मथे लगे तो वाला बंदे का मूड ही खराब थी वजे, वाला दिल खुश थी वेंदे तो उस वजह तो वाला रूह आदे कि अगर थां धोंदी पई है तो असां कपड़े धो गिंदे हैं, अगर ओ मिसाल है कि कपड़े धोंदी पई है तो असां हांडी चा पकांदे से। इन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज कर दिया है ना कि मनपसंद औरत आपके घर में जब आप जाते हैं देख के दिल खुश हो जाता है, डर नहीं है, दिल खुश हो गया। डर नहीं है, फिर बाद में डरते भी हैं। अच्छा, बाद में डरते भी हैं जब मोहब्बत की कहानी घर च छेड़ी वेंदी है ना। ये ना होवे कि पहले मैं बारू कावड़ा आवा ते ओ अगू पहले सोटा चई खड़ी होवे तो हालात जंग हो सी ना मोदी वाली। इस वजह उस बेहतर है कि बंदा मिसाल है कि रन मुरीद वो होता है जिंदी घर वाली भी खुश अखलाक होवे, वो प्यार दी मार देवे वाला बंदा होले होले रन मुरीद बनदा है। जिस वेले हुन बच्चे जवान होवेंदे हुन साडी सही मंजाई होंदी है, हुन साको सही कुटेंदी उस वेले ते नवे नवे आसे ना। हां, हुन असा ओ सारे काम करने हैं जेड़े जवानी दे विच असा कानन कीते। तुआडे दफ्तर था मैं आया तुआडा रोही टीवी दा तकरीबन सारा अमला रन मुरीद में को मिला है। मैं सारे यार दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। बहरहाल है कि ये मेरे सारे पेटी बिरा है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को वाकई समझते हैं कि आप रन मुरीद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है। मैं तो बड़े फख्र से चलता हूँ, आकड़ के चलता हूँ कि मैं रन मुरीद हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि हर मर्द कहीं ना कहीं होता है ये। हाँ, हार नहीं होता। अच्छा, तकरीबन कोई 94-95% पाकिस्तान ये होते हैं लाजमी होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ही के अगर उससे रिलेट करें तो मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपकी बेगम सुकून में है ना तो आप भी सुकून में होंगे। नहीं, बात अगर देखी जाए तो वो सिर्फ वो कहते हैं ना कि बयान करने में फर्क है, लेकिन बात में कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि जब तक घर में एक सुकून वाला एक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी पर्सनल लाइफ अफेक्ट नहीं होगी, उसकी डोमेस्टिक लाइफ भी अफेक्ट हो रहेगी, उसके अलावा उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी अफेक्ट हो रहेगी, उसके अलावा उसके अपने जो फ्रेंड्स के साथ सर्कल हैं ये। तो इसमें इनकी बात तो बड़ी खूबसूरत है कि जब तक आपका अपना कोई पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं है तब तक वो आप अपने लिए भी कुछ मसाइल क्रिएट कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी मसाइल क्रिएट करें जो आपके साथ एसोसिएट हैं लोग। तो मतलब ये इनकी बात को मैं सेकंड करना चाहूँगा कि बात इनकी बिल्कुल एक्यूरेट है इस हवाले से। अच्छा, मतलब कि सेटिस्फेक्शन के लिए आप जिंदगी में सुकून आ जाएगा अगर आप एक्सेप्ट कर लें हाँ मैं रन मुरीद हूँ। नहीं, इसमें ये मैं कह सकता हूँ कि लाइफ को गुजारने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जी। तो अगर कंप्रोमाइज किसी भी लाइफ में नहीं है, आई थिंक सो वो मेरे ख्याल से ये समझ जाए तो फिर वो आपके इस तरह से आ जाते कि सिर्फ मेरी बात को माना जाए। तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी किसी भी एलिमेंट्स में, क्योंकि गाड़ी के जो पहिए हैं वो दोनों ही हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही है। एक बाइक के अगर एक टायर पर अगर चलाए तो उसके ऊपर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, ज्यादा हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे अब आप बताएं
कि मुझे बता दिया आपने कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे, और आप कुछ मोदी के बारे में भी कहना चाह रहे हैं, शेर बोलना चाह रहे हैं। मैं खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब होने इकट्ठे मेरा प्रोग्राम होया, बड़े अच्छे इंसान है। भावे फौजी साडा नींद्र होवे आराम इतबार ना करें उदे सुते दा, ये ना समझी कि सुता होए तो मैं जो कुछ कर लवा। भावे फौजी साडा नींद्र होवे इतबार न करे उन्दे सुते दा, तेरी पूजा बुत प्रस्ती है साको मान है सिर्फ उते दा। ओए मुदी तेरी ते शक्ल इवें है जिवें मुंहे मैडी जुती खुसे दा, तू कश्मीर दे धिया ते जुल्म करे खले हरामिया पुत कुते दा। वतन को लोड़ साड़ी थी असा वतन दे ना ते विक वैसू, जेड़ा इंडिया ते को फखर है तेदा सारा इंडिया छिक वैसू। जिवें हलवे ते इतफाक ऐसा मौलविया दा, इवें मौलवी सारे थी हिक वैसू, जे मोदी तू किथे साको नजर आया ते को जुतिया ना नजर विक वैसू। कश्मीर साडी जन्नत है इको मोमिन किवें भुला सकदा है, इता हर फौजी जो शेर है तेदा गिदड़ किवें डरा सकदा है। तै कश्मीर ते जुल्म दी इंतहा कीती, कश्मीरी सबर करेंदे पैन, हिवी एटमी ताकत वतन बेड़ा कर मिंट च तेको तबाह सकदा है। तेरे रफील तैयारे जेड़े आ गए हैं वो मिंट च सुआ थी गए हैं, इहो जै रफील तैयारे ते सदा रब्बा लुहार भी बढ़ा सकदा है। और तेरे हर फौजी पैलेट को साडा हर फौजी शटिंग बोतल पिला सकदा है। मैं मोमिन दा ईमान परवेस ते मोमिन किते जन्नत है, जेड़ी जन्नत दा सरदार हुसैन होवे उता काफिर किवें आ सकदा है। वाह वाह वाह, मतलब इसी पूरे जो इन्होंने शेर बोला है बहुत सारी चीजें बोल दी है ना। और मेरे ख्याल अगर हम बात करें कश्मीर की, तो वहाँ पे भी जो बच्चे हैं उन पे जो सारा वायलेंस हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो जिन बच्चों पे तो जंग की वजह से जो शहीद हो जाते हैं, लेकिन जो जनरेशन वहाँ और बढ़ रही है और बच्चे हैं आसपास, उन पे क्या मेंटली इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से? अच्छा, इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सिंपल किसी मतलब एक एग्जाम्पल बेस पर देखें, अगर हम किसी मूवीज़ में भी देखते हैं तो उसमें आप देख लें कि अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया को अगर टारगेट किया जाता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट लाजमी होते हैं। अब जो एक बच्चा जिसकी बचपन में किसी चीज़ के साथ खेलने की आदत है, बच्चों की, ये बच्चियाँ जिनकी गुड़िया के साथ खेलने की आदत है, अगर उनको रात को सोते हुए इस तरह की अगर जब बम ब्लास्ट की आवाज़ें आएंगी, फायरिंग की आवाज़ें आएंगी, तो जाहिर सी बात है उन बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है उसके ऊपर अफेक्ट होगा, फॉर अ टाइम बीइंग नहीं होगा, ये लॉन्ग होगा। रीज़न क्या है कि उनको पता है कि रात को सोते हुए भी अनसर्टेनिटी है, दिन में भी है अनसर्टेनिटी है, स्कूल में भी अनसर्टेनिटी है। अब होगा क्या कि आप देख लें कि उनके चेहरे के ऊपर कोई खुशनुमाई नहीं होगी। अब हमारे जिस तरीके से बड़े कहते थे कि बादशाही जो जिंदगी होती है वो बचपन की होती है, स्कूल के बाद तो क्या होता है कि आपके टेंशन शुरू होना शुरू हो जाती है, और हम लोग क्या सोचते थे, कहते हैं कि नहीं हम देख लेंगे टेंशन को, लेकिन होता क्या है कि जब किसी के ऊपर कोई इफेक्ट इस तरह से पड़ते हैं तो वो उसको ओवरकम नहीं कर पाता। अब ये जहाँ तक बात आ गई वायलेंस के हवाले से, अब वो सो भी रहे हैं, उनको इस तरह से लगेगा कि डर खौफ होगा, ये कोई ख्वाब नहीं है, रियलिटी है। अब आप पिछले दिनों में देख रहे हैं कि जब हम सोए हुए थे सब पाकिस्तान में, तो सडन सोए हैं सब 11 बजे और 12 बजे, और उसके बाद अचानक पता लग गया कि कुछ कंडीशंस कुछ और हो गई। उसमें क्या हुआ, ना सिर्फ बच्चे बल्कि अच्छे भले लोग जिनके मतलब एक खास मतलब जिसको कह सकते हैं ना कि एक बहादुर लोग, उनको भी एक सोच में पड़ गए कि एकदम से पूरा पाकिस्तान जो है वो अचानक से जो सिचुएशन पैदा हो गई थी, डर से गया था कि हो क्या गया। बेशक हमने उन लोगों को बहुत अच्छे से मजाक सिखाया है, लेकिन उस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही थी, हमारे भी कुछ बच्चे इसमें शहीद हुए, तो वो एक बड़ा ही सिनेरियो अजीब सा था। उस वजह से भी बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ा। बिल्कुल, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अगर देखा जाए तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे तो ईमान का एक हिस्सा है कि हमने जो इस तरह की कंडीशंस होती है हमने उसमें उनको भरपूर एक जवाब देना अपने मुल्क और अपने दीन की खातिर। अगर देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट तो किसी भी अगर माशरे में अगर कोई छोटे से पैमाने पर भी अगर लड़ाई झगड़ा तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट रह जाता है। अगर एक सादा सी मिसाल आप देखेंगे, गली में भी अगर दो लोग लड़ पड़े तो उसका किसी न किसी के ऊपर इफेक्ट रह जाता है। तो ये तो पूरे मुल्क के ऊपर एक सोए हुए जब होता है तो उसका कोई ना कोई अग्रेशन का तो उनका लेवल किसी न किसी तक इंक्रीज होना है। जी जी। तो आपकी बात को मैं यही सेकंड करना चाहूँगा कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर देखा जाए गजा के बच्चों को, उनकी मेंटल हेल्थ उस लेवल की नहीं है जो एक नॉर्मल बच्चे की होनी चाहिए। दे नीड अ मेंटल काउंसलिंग ताकि उनको उस ट्रॉमा से निकाला जा सके। अब चाहे वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन एक वो खौफ रह जाएगा, खौफ रह जाएगा। अब आप देखें ना, किसी बच्चे के सामने अगर किसी को अगर मारा पीटा जाए
उसके अजीज को, तो वही उसके जहन से हफ्ता नहीं उतरती बात। ये तो ऐसा भी होता है ना कि अगर पेरेंट्स भी लड़ रहे हैं ना, छोटा बच्चा अगर देख ले तो वो भी उसके दिमाग पे बैठ जाती है चीज कि माँ बाप लड़ रहे होते हैं, तो वो एक तरीके के एग्रेशन देख के वो सहम सा जाता है। एग्जैक्ट, आप देख लें कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ अफेक्ट नहीं होती, वो स्कूल में भी सही तरीके से प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते, उसके अलावा अपने वो फ्रेंड सर्कल में भी प्रॉपर आइसोलेट होते हैं। अब उनसे टीचर भी पूछ ले वो जवाब नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है जो कुछ मैं घर में देख कर आया हूँ मुझे यहाँ ना देखना पड़ जाए। तो देखा जाए तो ये वायलेंस जो है ना, ये बच्चे की पर्सनैलिटी पर भी अफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, उसके कॉन्फिडेंस को भी लो करती है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो टाइम होता है बचपन का, ये ग्रोइंग टाइम होता है ना। बिल्कुल सही मैं कह रही हूँ कि इस टाइम पे बच्चा सीख रहा होता है, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि मैंने अपनी लाइफ को आगे कैसे लेके जाना है, या मेरी, क्योंकि सराउंडिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इस चीज पे। अगर वो उसकी सराउंडिंग ही इतनी ज्यादा जंगों वाली होगी या वायलेंस वाली होगी तो वो बच्चा कैसे ग्रो कर पाएगा। एग्जैक्ट ऐसे ही है वायलेंस के बारे में भी और रन-मुरीदी की बारे में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों चीजें ना मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट करती हैं। जी आप बता रहे थे मुझे रन-मुरीदी के बारे में, बड़ी अच्छी और शानदार सी नज़म सुनाइए, कुछ और कहना चाहेंगे? तेरी उल्फत में सनम जी दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, जाल दे अगुई में मैं सिर को झुका बहाना, रिश्तेदार सामने रोब बड़ा बहाना, बीवी ने कान पकड़वाए 2-4 डंडे बरसाए, फिर भी आंसू न बहे और हम चुप ही रहे, तेरी उल्फत में सनम। उचाल में दिए जिमें कोई बदल गज दे, हाथ उंदे सोटी हो दी अगू परवेज भज दे, छुड़ाने कोई आता नहीं किसी को बताता नहीं, उसने जो होंठ हंसिए और हम चुप ही रहे, तेरी उल्फत में सनम। रूठी बुढ़ी नु मनाण गिया सस गुरु साया, दूहा में कुरल के कुटे कपड़े चिराया, अब बुकु बुकु रोता हूँ कपड़े भी धोता हूँ, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। ये बकरा ईद भी आ रही है ना, तो मेरे ख्याल से इसको सुनने के बाद जो मर्द हजरात कह रहे थे ना कि हम नई बारबेक्यू में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, अब वो मेरे ख्याल से ये सुनने के बाद जरूर वो एक रोल प्ले करेंगे कि किचन में अपनी बेगम के साथ हाथ बटाना है। उसमें मुझे एक बात याद आ रही है कि साइकोलॉजी में एक टर्म्स होती है अनकॉन्शियस। अच्छा, तो जनाब ने जो नज़म सुनाई तो उनका एक अनकॉन्शियस को एक रिमाइंडर दे दिया कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कि ये भी आपके साथ हो सकता है। अलर्ट कर दिया अलर्ट कर दिया। वो जिस तरह से कहते हैं ना कि किसी को सॉफ्ट रिमाइंडर भेज दिया जाता है, तो इन्होंने सॉफ्ट रिमाइंडर भेज दिया कि ये कुछ हो सकता है, आप जरा अलर्ट रहे। ओके, मतलब अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट। वो शायद थोड़े टाइम बाद अलर्ट हो जाते, लेकिन इनकी नज़म सुनने के बाद वो फौरन से हो जाएंगे कि भाई अब जरा होशियार हो जाए, ईद भी आने वाली है, बेगम के साथ हाथ भी बटाना। मैं भी तो ये बताने आया हूँ ना, जो शादीशुदा मेरे पेटी भाई है जी जी कि यार ईद आंदी पई है तो इन्हां चीज़ों का ख्याल करे, सो इन्हां दिहाड़ियां दे विच घर वाले नाल नहीं लड़ना जी, अगर रुस गई तो काम खराब है, एक कलेजी नहीं मिलेगी खाने को। अच्छा मुझे जी बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं कि एग्रेशंस के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग जा रहे हैं ना, एग्रेशन रेट बढ़ता ही जा रहा है मेरे ख्याल से। उसमें बहुत सारे रीजंस हैं, सोशल मीडिया भी है, हम लोग प्रॉपर मेंटली अपने आप को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, अपनों के साथ वक्त नहीं बिता रहे हैं, तो कितने रीजंस कौन कौन सी हो सकते हैं एग्रेशन की? अच्छा, अगर देखा जाए तो अग्रेशंस बेसिकली कई वजूहात की बुनियाद पर हो सकते हैं, और वजूहात के अलावा इसमें जो एक कह सकते हैं ना क्लासीफाइड भी अगर किया जाए तो उसमें हर डोमेन में मुख्तलिफ है। अब फॉर एग्जांपल अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में जो अग्रेशंस की वजूहात होंगी, ज़ाहिर बात है वो तो नहीं हो सकती जो बड़ों में हो सकती, क्योंकि उनके अपने जॉब्स के इश्यूज़ हैं, कारोबार के इश्यूज़ हैं, और उसके अलावा उनके डोमेस्टिक भी हैं, और उसके अलावा अपने कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर जहाँ तक अगर हम बात करते हैं बच्चों की, बच्चों में अगर देखा जाए तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो उनकी जेनेटिक रीजंस भी आ जाती हैं। अच्छा, ये जेनेटिकली भी होता है एग्रेशन जो है वो ट्रांसफर होता है? एग्जैक्ट ऐसे। उसकी रीज़न ये है, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स की जो है पीछे से हिस्ट्री सेम फैमिली से है, और दोनों में अगर कोई ना कोई थोड़ा सा
करेक्टर है, मतलब 50% अगर फादर की तरफ से 50% मदर की तरफ से, तो उसके चांसेस बच्चे में बढ़ने के ज्यादा हैं। क्योंकि अच्छा, मतलब ये फिर इस तरह लोग सही कहते हैं कि इसका अब्बा भी ऐसा है और बच्चा भी ऐसा है। वो एक मिथ है, लेकिन वो उनको एलेबोरेट नहीं करने आ रही होती चीजें, बता नहीं पा रहे होते, लेकिन है। अच्छा, इसमें फिर दो कंडीशंस आ जाती हैं। कुछ होती हैं लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं चीजें, कुछ आ जाती हैं थ्रू जेनेटिक्स आ जाती हैं। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन में ये आ जाती है, वो कहते हैं ना अब्बा ऐसे तो ये ऐसे, वो बेसिकली वो तो उसको घर में देखकर चीजों को एक अपना रोल मॉडल बना रहा है। जिस तरीके से हम मूवीज में शाहरुख खान को या किसी को भी अपना एक रोल मॉडल एक बच्चे बना लेते हैं। अच्छा, अगर हमारे यहाँ अगर देखा जाए बेसिकली जेनेटिकली तौर पर इश्यूज, अगर किसी पेरेंट्स में कोई भी इस तरह का इश्यूज आ रहा है जेनेटिकली तौर पर, मेडिकली, तो वो तो उसकी हिस्ट्री में चलेगा आगे। अब होगा क्या, कुछ बच्चे देख लें आप कि वो आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, चाहे आप उनको उनकी पसंद की चीज़ें भी दे दें, लेकिन वो अपना मतलब निकलवा कर फिर भी साइड पे, बंदा सोचता है पता नहीं ये बच्चा किस नेचर का है, किस कैटेगरी का है। सम टाइम आपने ये देख लिया होगा कि कोई बच्चा मूवीज को देखकर वो दूसरे बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देता है। हाँ, रेसलिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो बच्चे जो है वो देख के वही छोटे भाई के साथ कर रहे होते हैं। एग्जैक्ट ऐसी। उसके अलावा आप ये देख लें कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्या चीज है कि जो बच्चा स्कूल में पहले दिन गया है, अब एक पेरेंट्स के साथ उसकी एक बॉन्डिंग है पहले 3 साल या 4 साल या वट एवर कुछ भी है, तो एकदम से जब वो जाएगा तो उसने जब 5 या 6 घंटे स्कूल में स्पेंड करने हैं, तो वहाँ पर उसके तो सेटिंग का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी वो अग्रेशन होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि शायद मुझे किसी प्रिजन टाइप में इन्होंने डाल दिया आकर। और उसके अलावा एक और ऐसा फैक्टर जो आमतौर पर लोग इसको फोकस नहीं करते, वो हमारी फूड का भी इसमें बड़ा अहम रोल। अच्छा, फूड भी बहुत ज्यादा रोल। एग्जैक्ट ऐसे, वो किस वजह से मैं आपको बताता हूँ। अब एक बच्चा जिसको कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन उसकी नहीं हो रही, उसकी ब्रेन के अंदर उसको क्रेविंग टाइप की महसूस हो रही है, तो उसको चीज़ों की तो टाइमली उसको फूड नहीं मिल रही 3 टाइम, तो उसने तो चिड़चिड़ापन महसूस करना है क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है। उसके अलावा कलर फूड्स, चंक्स फूड, और ये आजकल तो फ्लेवर मिल्क भी चल रहे हैं। फ्लेवर मिल्क, हालांकि इसका नेचुरल के साथ इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो एक ऑर्गेनिक चीज़ है उसके साथ तो कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। अच्छा, होता क्या है कि बच्चे को ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स पीने का शौक होता है, कलर फूड्स खाने का शौक होता है। अब वो कलर जो है बेसिकली कहीं ना कहीं उसकी ब्लड के अंदर डिजोल्व हो रहा है। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने, गर्मियों का मौसम है, उसको घर से कम पैसे मिले हैं, टैंग नहीं खरीद सकता, वो किसी कलर फूड को ले लेता है सस्ता सा दुकान से। अब वो कोई प्योरीफाइड या उसका कोई मतलब उसका कोई टेस्ट तो नहीं है लैब का। अब जैसे वो उसको पिएगा उसकी बॉडी के अंदर जाकर वो क्या होगा, वो उसके अंदर ही ब्लड के अंदर जैसे मिक्स हो जाएगा। बर्फ वाले गोले शोले भी मिल रहे हैं। एग्जैक्ट ऐसी है। वो क्या होंगे बेसिकली, जब उसका ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि सारे मैसेजेस तो ब्रेन से आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, एग्रेशन को शो कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में चला जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ है कि बच्चों की कुछ काउंसलिंग की जाती है, कुछ ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, और इसके अलावा आप ये देख लें आजकल हमारे यहाँ एक कंसेप्ट बन चुका है कि बच्चे लेट नाइट सोते हैं। हाँ। और सुबह को देर से उठते हैं। वो अपने उन्होंने एक मॉडर्नाइजेशन को दे दिया, अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, हेल्थ को वो प्रमोट नहीं कर रहे, अपने ग्राउंड से दूर हैं। अब कैलोरीज को जब बर्न ही नहीं कर रहे, यही है ना कि मुझे भी अगर काफी देर मुझे भूख लगी और मुझे खाना न मिले तो मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। तो सेम एज इट इज बच्चों के साथ भी है। अब आप ये देख लेना कि अगर एक बच्चा खाता जा रहा है और अपनी एनर्जी को कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, एसी के नीचे बैठा है, अच्छा, ये भी उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट करेगा। अच्छा। एक फॉर एग्जांपल एक बच्चे को 1000 कैलोरीज की जरूरत है, वो ले उससे ज्यादा रहे, जो तो उसकी ग्रोथ तक है, बाकी वो क्या करेगा, उसके दिमाग पर असर करेगी, प्रेशर डालेगा। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब ये तो बात बात कि किसी भी चीज की एक्सेस हो वो आपके लिए अनहेल्दी ही साबित होगी। एग्जैक्ट ऐसी है। अच्छा, तो मतलब वो बच्चा जो है वो एक फूड इनटेक कर रहा है, वो ज्यादा लेता है तो भी उसके लिए जो है वो अनहेल्दी है, कम खाता है तो भी अनहेल्दी है। अच्छा, फूड में भी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब जो है फ्रूट हैं, उसके बारे तो मैं कोई वर्ड नहीं यूज करता, क्योंकि बच्चे खाते कहाँ हैं, खाते कहाँ हैं। अच्छा, दूध पी रहे हैं ना। अब फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं स्नैक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, क्या आप क्या समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो पी रहे हैं, ये जो वो तली हुई चीजें खा रहे हैं, मायोनीज टाइप की, उनकी बॉडी के ऊपर ये उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लंच में आजकल जंक फूड ही दे रही है माए, ऐसे ही है ना। तो उसकी ग्रोइंग एज पर जब आप इस तरीके से उसके ऊपर कोई चीज उसकी जिसको कहते हैं ना कि आप एक
नेचुरल से हटकर उसको कुछ आपसे काम करवाएंगे, उसका ना जहन उसको एक्सेप्ट करता है ना उसकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल सही सही। इसी पे हम और आगे जो है अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में भी जानेंगे और रन मुरीदी के भी बारे में जानेंगे। अच्छा जी, मैं आपसे पूछूंगी मुनीर साहब के आपने ये जो रन मुरीदी का कॉन्सेप्ट आ गया आपके दिमाग में और आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इसको पेश भी कर रहे हैं, क्या इससे आपको क्या लगता है कोई मैसेज भी मिल रहा होता है या बस हंसी मजाक तक ही महदूद है? नहीं, किसी भी मुशायरे ते अगर असा वहदे से जी जी साडे सरेकी बेल्ट दे विच इथा मुल्तान ते अंसारी अदब हो गया या सरेकी बेल्ट दी बड़े बड़े तंजीमा थल सरेकी अदबी जन्नू शरीफ बज़्म बहार या इतने जेडे तंजीमा बड़े बड़े मुशायरे करवेंदे पैन ना, उन्हां दे विच 40 तो 50 शेर आया होंदे, अवाम में बैठी होंदी है जिवें कुल्लां दी बैठी हो तो जिस वेले एक मजाल बंदा आवे दे उन्हां दे चेहरे ते मुस्कुराहट आवे दी। हां जी, ठीक है। मैं उन्हां मुशायरे तो भी शोहरत हासिल की थी, कश्मीर तक भी गया, कराची तक भी गया। मकसद है कि इन्हां मुशायरियां ते वड्डे सरेकी बेड़े दे मुशायरे होंदे, उथा अवाम लखां दी तादाद च बैठी होती है, एक खुशी और अच्छा सा एहसास पैदा हो जाता है। कहते हैं यार ये जो पहले हम मौलिया को तांगा से जलसे सुन तो वाला जाकरा को वाला ये वाला हुन इवें है कि यार को मजा है, शहर भी ऐसा को नसीहत करने लग पाए, तो लिहाजा को ऐसा शहर होना चाहिए जो चेहरे ते मुस्कुराहट के नाम है। तो उस वेले मैं किसी मुशायरे ते वहना ता उस वेले लोग हाले मैं जुबान जो एक लफ्ज भी नहीं बोला होता और उनके चेहरे लोग चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। में चल रही है उस पे यही है कि जो बेगम कर रही है बिल्कुल ठीक है, मैं सुकून के साथ झेल भी रहा हूँ, है ना? हाँ, वो मजा आता है और बड़े अच्छे तरीके से ही अपनी नाज़म में बयान कर रहे हैं। असल में मैं आपको बीच वाली बात बता। जी 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 बताएं। असा एडे वड्डे खास रन मुरीद कोई नहीं थे, सारे तो वड्डे हाई लेवल दे लोग जेड़े ना, मिसाल है कि जेड़े बेचारे बेगम दे बोल भी नहीं सकते, ठीक है। असल तो मैं उन्हां दा ही पासे मंजर पेश कर रहा था, उन्हां दे नाल क्या होता है, ठीक है, सही है सही है, ठीक है ना। असा हो हिस्से तो सही बेरन मुरीद नहीं, मकसद है कि असा निचले तबके चौथे पंजवें छवें नंबर ते है, ऐसा साढ़े तो वड्डे 1 2 3 स्टेप है ना, मैं पहला दर्जा उनके बारे में आप बयान उनके जो हालात है ना उनके मैं दुख बयान करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही। और आपको ये हौसला कहाँ से मिलता है? आपकी बेगम कह रही होती है हौसला? असल में मैं पहले संजीदा शेरी करना, मेरी किताब भी है, मैं जिस वेले ना कि मुशायरियां दे विच महफिलां दे विच लोग एक चेहरे ते मुस्कुराहट, मैं वाला 10 साल हो गए मैं मजा वाले पासे आया और मैं अपने चॉइस यही चुनी है कि मैं घर च रन मुरीदी था, तो चलो मैं एक शहरी दे विच भी गिना वा, तो इस वजह तो मैं अमली तौर ते वाला शहरी च गिनाया, तो वो वाला जिस वेले मैं मार्केट दे विच आ गया नवा सैंपल नवी चीज दे नाल, तो मेरी पजीरा ही ज्यादा हुई है और उस तो बाद लोग मेरे को पसंद किया है। हाँ, क्योंकि यूनिक सी चीज आ गई ना, हर घर में है लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई कि कैसे आए अर्श वाले तू ता 70 होरां दी गाल करेंदा है, फर्श दी कातरे में दिल्ली के कठई होती बिल्कुल सही जी। डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताएं कि सोशल मीडिया जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है मेंटल हेल्थ पे, स्पेशली बच्चों के, और एज वेल आपने मुझे बड़ों का भी बताना है। अच्छा, इसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो सोशल मीडिया में भी अगर सबसे मेन चीज़ आ जाती है जो बेसिक है ना, वो है सेल फोन का उनका एक्सेस यूज़ आ जाता है, क्योंकि ग्रोथ या रूट अगर देखा जाए वो है तो सेल फोन या कोई डिवाइस है। अगर सोशल मीडिया देखा जाए वो डिपेंड कर रहा है पहले तो कंटेंट पर, लेकिन उससे अगर पहले अगर बैक पर चले जाए, वो कहते हैं ना कि बैक फुट पर हो कह रहा है, वो उसमें हमारी डिवाइसेस आ जाती हैं। डिवाइसेस जितनी भी हैं इसका कोई ना कोई इफेक्ट लाजमी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो किसी भी एज में हैं। अब वो किस हवाले से हैं, अब आप देख लें कि जिस तरीके से हम एक मार्केट से सेल फोन लेकर आते हैं, जब तक हम उसको चार्ज नहीं करते, अगर लाइट चली जाती है उसमें अगर चार्जिंग नहीं है तो वो हमें कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा। अब होता क्या है कि हम लोगों में एक नेचर बन चुकी है ओवरऑल सोसाइटी में, शाम होते ही तकरीबन हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपना सेल फोन चार्ज करके रख लूं कि जब मैं बेड पर जाऊं तो उसके बाद घंटा 2 लाजमी उसको यूज करूं, और पता भी नहीं चलता है टाइम का पता नहीं चलता। अब इसके क्या इफेक्ट होते हैं? इसके ये इफेक्ट होते हैं कि लाइट हो जाती है, बंद हो जाती है, हम सारी फोकस कर रहे होते हैं अपने डिवाइस पर कर रहे होते हैं, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे मोबाइल है, कोई भी चीज है, इवन कोई भी हम कंटेंट देख रहे हैं, चाहे मूवी भी क्यों नहीं देख रहे हम, उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर से जो एक रेज निकल रही है,
आखिर उसमें से कोई ना कोई रेज निकल रही है, फोटॉन्स निकल रहे हैं, फोटॉन्स निकल रहे हैं, उसका हमारी आइज के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। और आइज का कनेक्शन फिर किसके साथ है? हमारे ब्रेन के साथ है। वो फिर ब्रेन में क्या ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं, होगा क्या? डिप्रेशन होगी, स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी। अच्छा, अब उसमें हम तो फिर दो चीजों को फिर हम साथ लेकर चले। एक तो हम अपनी नींद जो है ना प्रॉपर ले नहीं रहे, वही आप वाली बात आ जाती है कि हमें टाइम का आइडिया नहीं होता। जाते हम तकरीबन यूज करना शुरू कर देते हैं सिर्फ स्क्रॉलिंग करने के लिए, न्यूज देखने के लिए। देख रहे हैं 9-10 बजे बैठे हैं, पता चलता है 2 बज गए। अच्छा 2 बज गए। अच्छा, सुबह फिर हमें पता है हमने ड्यूटी पर जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है, सुबह हमने 7 बजे उठना है, उससे भी पहले उठना है। अब हमारी नींद टोटल होगी 3 घंटे की। अच्छा, एक तो स्लीप डिस्टर्बेंस, हालांकि 7 घंटे तो होनी चाहिए ना, जो एक मेडिकली भी प्रूव्ड है। होगा क्या? सारा दिन हमारे सर में दर्द रहेगा। और फोन को इस तरह लाइफ का वो पार्ट बन गया है कि सुबह उठते भी फोन देखते हैं और सोते हुए भी फोन। एडिक्शन है ना। आप देख लें किसी एक छोटे बच्चे को आप कोई फीडर दे दें, कोई चीज दे दें, उसके साथ माएँ क्या करती हैं? उसको सेल फोन दे देती हैं। ठीक है ना? हाँ जी, हमारी जान छूट जाए, जैसे आप उसे खींचेंगे आपने उसका एडिक्शन है, वो चीखना चिल्लाना है। ये तो समझ लें जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि एक नशा है, जो उस कैटेगरी में है। आप उसे एक दफा खींच कर देखें, वो सारे घर में रोएगा, खाना नहीं खाएगा बच्चा। हाँ, नहीं खाता है। ये हो रहा है आजकल, बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके अपने घर में ही हैं ये। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर देखा जाए हमारी स्पेशली फीमेल्स में, गर्ल्स जो हैं यंग, माइग्रेन हो जाता है इसकी वजह से, फोन की वजह से। कोई रील देख रहे हैं, कोई ड्रेस देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर उनको कोई पसंद आ गया उसको देखते देखते और मल्टीपल टाइम देख रहे हैं, उनको एक एक चीज स्क्रॉल करके उनकी आईज पर अफेक्ट कर रहा है बनिस्बत फिजिकल जाकर उसको देखने की। अब होगा क्या? सुबह के टाइम अपने घर वालों के साथ भी उनका बिहेवियर चेंज होगा, पढ़ने जाएंगे तब भी चेंज होगा, अगर वो मैरिड है वो उनका चेंज होगा। क्यों? बेसिकली क्या चीज है? सेल फोन की वजह से उनकी अफेक्ट होता ही होता है। ये सेल फोन बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है कि जो रिलेशनशिप्स हैं उनको खराब करने में भी। रीबिल्ड करना तो मेरे ख्याल से अब कोई मोटिवेशन नहीं ले रहे हम। फोन एक तरीके से अच्छी बात है कि हम अपनों के साथ कनेक्टिविटी में रहते हैं, लेकिन ये इसके ड्रॉबैक्स ज्यादा हैं सेल फोन के। उसमें देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके सेल फोन को स्मार्टफोन क्यों कहा जाता है। उन्होंने एक वर्ड को सम अप कर दिया, स्मार्ट। स्मार्ट किस वजह से? अगर आज से हम 10 साल पहले चले जाएं, हमारे बड़े जो थे, ईद अब जिस तरह से आ रही है तो नमाज पढ़ने के बाद सबके घरों में जाते हैं, बुजुर्गों को मिलते हैं, उसके अलावा जो उनके अहबाब वगैरह होते हैं। अब क्या कंसेप्ट बन चुका है? ग्रुप्स बन चुके हैं, व्हाट्सएप में सबको किया है, ठीक है ना, वो सबको चला गया। उसके अलावा आपने एक बात की रिलेशन की जो खराब होने की वजूहत। अब फॉर एग्जाम्पल आपका किसी के साथ भी कोई भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी के साथ, चाहे वो लेन देन के मामला आते हैं, कुछ भी हो, जो सामने बैठकर आप एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, इमोशंस देख सकते हैं, मूड में उतार चढ़ाओ, आप एक दूसरे की बात का मान भी रख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से कोई चीज लेनी है, वो आपको पहले नहीं दे रहा, आप उसको कह देते अभी मेरे पास नहीं है, लाइटर मूड में, अगला समय तो शायद हो सकता है मुझे थ्रेट कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आप उसमें खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो कर रहे आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्मार्ट कर रही है। उसमें ना आपके इमोशंस हैं, ना उसमें आपकी फेस रीडिंग कर रहे हैं। पूरा जो मेंटल हेल्थ है वो अंडर कंट्रोल्ड है। अच्छा, अब आप देख लें फॉर एग्जांपल आपका किसी के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी के साथ कोई चल रहा है, आप फॉर एग्जांपल उसको सामने अगर बैठकर बात करते हैं तो हो सकता है पहले आप उसके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आकर बात करते हैं कि बात शुरू करने से पहले उसको जरा एक इन्वायरमेंट। सेल फोन में तो हम क्या होते हैं कि जान छुड़वाने के लिए फटाफट अपने मतलब की बात करें। हाँ, और एक्चुअली ऐसा भी होता है कि अगर फेस टू फेस हम किसी से अगर कॉन्फ्लिक्ट अपना रिजोल्व करने के लिए जा भी रहे हैं तो हमें थोड़ी सी वो हया शर्म आ जाती है। फोन पे तो अगर एक जो वॉइस नोट है उसमें बहुत कुछ बोल के वो बात वहीं खत्म कर देते हैं। उसमें फिर बात का ना अगला कोई पहलू होता है ना पिछला होता है, बस वो मतलब की बात होती है, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, अपनी सारी बात करके खत्म हो जाते। तो अगर देखा जाए तो इसका अगर कोई एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस करंट सिचुएशन में जो हमारा अब करंट एरा चल रहा है, इसमें हमें कोई इसमें मतलब कोई दूसरी राय नहीं कि इसे हम नहीं मतलब साइड नहीं कर सकते। क्यों? उसकी क्या वजूहत है? अब पहले एक टाइम होता था कि कोविड से पहले फिजिकल क्लासेस लेने के लिए जाते थे। कोविड में देख लें कि वो क्या होते थे कि ऑनलाइन क्लासेस स्टडी करते थे। जी। अब उसके अलावा कि जितने भी फॉर एग्जांपल टॉपिक्स हैं, किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट पर आप ले लें, आपको मल्टीपल किस्म के वो मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। हम लोगों के टॉपिक्स चल रहे हैं रन मुरीद पे भी और मेंटल हेल्थ पे भी। डॉक्टर तहसीन मुझे बता रहे थे सोशल मीडिया के बारे में कि वो किस तरह हम लोगों की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। जी
अच्छा, अगर उसमें देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमारे सोशल मीडिया में, ये तो बात हो गई थी एग्रेशन के हवाले से, अब कोई भी फॉर एग्जांपल कंटेंट बनाते हैं, हमारे यहाँ एक कंसेप्ट बन चुका है जिस तरह से मार्केटिंग में होता है कंपेटिटर एनालिसिस के हवाले से। ठीक है, कंपेटिटर एनालिसिस में क्या है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो मेरे साथ वाला क्या दे रहा है। अगर हम इसको साइकेट्री या साइकोलॉजी में रिलेट किया जाए, मुख्तलिफ किस्म के आजकल हमारे इस मार्केट में जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपनी रेटिंग और फैन फॉलोअर्स के चक्कर में क्या है, इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। वो एक दूसरे की फिर देखते हैं किसके कितने फॉलोअर्स हैं और मुझे कितना आज किसने लाइक किया है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल लाइक उसकी कम आ रहे हैं तो उसको उठते बैठते बेचैनी होगी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा असर दिमाग पे पड़ रहा होता है इस चीज़ का। और उसके अलावा आप सबसे इम्पोर्टेंट ये देख लें कि वो क्या करते हैं कि सम टाइम कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि वो साइकोलॉजिकली तौर पर उन चीज़ों को इतना ज़्यादा वो अपने ऊपर जहन पर सवार कर लेते हैं, वो किसी और चीज़ पर फोकस ही नहीं कर रहे होते। इवन एट द एंड आपने देखोगे कई टिकटॉकर्स इस फैन फॉलोइंग के चक्कर में डेथ तक हुई है, उनकी सुसाइड की है उन्होंने। बेशक उसकी क्या रीजंस हैं? यही है कि जब तक उनको मेंटल अनस्टेबिलिटी क्या है कि एक उनकी साइक बन जाती है लाइकिंग के हवाले से, क्योंकि उनको पता है अब हम जहाँ जा रहे हैं अब हर बंदा हमें जानता है, हर कोई जान रहा है हमें। अगर कोई उसके मुकाबले में कोई और यूनिकनेस क्रिएट करके आ गया, वो फिर मल्टीपल आइडियाज देखेंगे लेकर आने के लिए। तो इसका किसी भी हद तक जाने के लिए, किसी भी हद तक जाने, आप ये देख लें कि सम टाइम आपने देखा होगा वीडियोस, मैंने भी काफी दफा देखी, चलती ट्रेन के सामने आ जाना कि बस ऐसा कंटेंट दे दें कि आवाम पसंद करने लग जाए, बेशक उसमें जान चली जाए। हालांकि ये देखा जाए गलत है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि आप अपनी उस साइकोलॉजिकली जूम में आकर ना सिर्फ अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं जो आपके फॉलोअर्स होते हैं। इस हवाले से उन्होंने आपको रोल मॉडल बना कर रखा है ना। एक बच्चा है जिसकी उम्र अगर 10 साल है या 12 साल है, उसने XYZ किसी को भी अपने बना कर रखा हुआ है, रोल मॉडल बना कर रखा है, और वो रोल मॉडल कोई ऐसा कोई हरकत कर देता है अनएथिकली या कोई भी व्हाटएवर, तो उन्होंने तो कहना है कि अगर ये कुछ कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। ये अगर इस तरह के कुछ स्टंट्स हैं या कुछ इस तरह का भी कर रहे हैं तो वो खुद एक अंदर से इंस्पिरेशन सी पैदा हो जाती है कि ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने तो वही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से फ़ोन को जो है वो हमें कम यूज़ करना चाहिए। और अपने बच्चों पे भी, पेरेंट्स के लिहाज से भी आप क्या कहेंगे कि पेरेंट्स आजकल के उतनी जो है वो देख रहे हैं, बच्चों को नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपने बात की कि माएँ जो है वो खुद फ़ोन दे देती हैं, दूध का फीडर मुँह में डालती हैं और ये लोग फ़ोन पकड़ा देती हैं कि आप सुकून से बैठ जाओ, अपना जो है वो साइड में अपने और कामों में लग जाती हैं। तो पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से रोल प्ले है इसमें। उसमें पेरेंट्स का भी रोल है, लेकिन बाद में फिर ये कहूँगा कि जब हैबिट हो जाती है तो फिर वहाँ पर आकर पेरेंट्स मजबूर भी हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसकी अगर इस टाइम एज 15 साल है या 14 साल है, जी जी, अगर उसने 5 साल की एज से वो डिवाइसेस देखना शुरू किए जो हमारे बचपन में नहीं थी चीज़ें, अब वो 10 साल से उसकी एक किस्म का एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। आप उसे खींच लें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ये तो वही है जैसे किसी को एक आप मेडिसिन दे रहे थे, एकदम से आप कहते हैं मेडिसिन सारी बंद कर दें, और वो तो फिर उसके जो एग्रेशन है, पूरी लाइफ है जो उसकी, वो अभी जो अगर उसके बचपन वाली स्टेज चल रही है, जैसे आपने उसको खाना खिलाने के लिए फोन पे बिठाया था कि फोन देखता रहे और मैं साथ में खाना, वो खाना खाना बंद कर देगा। आपने कुछ देर पहले मैडम एक बात की थी कि जो आजकल देखा जाए कि मैरिज लाइफ लोगों की बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, उसमें अगर देखा जाए तो सेल फोन का बहुत ज्यादा रोल है। वो किस हवाले से? अब देखा दिखाई के चक्कर में जो नई यूथ आ रही है, उनको अगर पिछले 5 साल से या 10 साल से अगर वो उस कंटेंट को कॉपी करते हुए आ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, अगर एक्चुअलिटी में उनको वो चीजें सारा कुछ नहीं मिल रही, एट द एंड क्या होगा? यही होगा कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा कि वो अपनी भी लाइफ डिस्टर्ब करेंगे और बाकियों की भी करेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप देख लें, समटाइम कुछ इस तरीके से भी आपने देखा होगा कि जिनके मतलब घरेलू मसाइल खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि शादी से पहले तो हमें कोई नहीं रोकता था, अब हमें रोकने वाला क्यों है? बिल्कुल सही, ऐसे ही है। जी मुनीर साहब, आप भी कुछ कहेंगे इस बारे में कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों का जो रोल चल रहा होता है आजकल, जो सोशल मीडिया आ गई है, हम फोन की बात कर लें तो इसमें बड़ा रोल प्ले हो रहा है कि लड़ाइयाँ झगड़े जो है फोन में, अगर हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं ना, रात को अगर हस्बैंड आ गया है तो वो अपने फोन पे लगा होगा, वाइफ अपने फोन पे लगी होती है, पूरे दिन की डिस्कशन नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है ये खराब चीज है या इसको भी अपने रन मुरीदी में कहीं फिट करेंगे? ये रन मुरीदी है,
असल चार दोस्त जिस वेले इकट्ठे होंगे ना किसी रेस्टोरेंट ते या किसी महफिल ते तो वो सारा डी वे खुश होंगे भाई असा शाम को इकट्ठे थी सो शाम को जिस वेले ही टेबल ते बैठे होंगे अपने मोबाइल चला के बैठे कोई गपशप नहीं कर रहा, जबकि मैं उन्हें पढ़े लिखे को बेवकूफ समझा मैं अपने जहन तुसा सारे डी एक बार मशवरे करते रहे भी शाम को यार इकट्ठे हो सो एक बार को डिठा कहानी से मुंह झा गई जिस वेले इकट्ठे हो सन एक ही टेबल ते सारे अपने मोबाइल चले बैठे गपशप कोई भी नहीं कर रहा, ना कोई दीन दी कर रहा है ना कोई दुनिया दी कर रहा है। हरिया मसला मियाँ बीवी दा तो सवाल किते मैं कोई ना तो ढेर तजर्बे मैं ये तजर्बा करना कि नजी मोहब्बत घट है, मोहब्बत घट है आपस दे विच, ठीक है। तो इस वजह तो वो अपने मोबाइल चला के बैठे होंगे तो उन्होंने ये चाहिए कि वक्त अगर इवें ऐसा करे सो साड़ी नवी नस्ल जेड़े ना जेड़ी हुण वो भी सारे नक्शे कदम ते चल सी। हाँ, बिल्कुल अगर नुकसान है बल्कि साको मोबाइल को जितनी एहतियात करे सो अखी तो भी अंधे नथी और लोग साको बुरा भी ना आख से और उस तो बाद है कि ऐसा नवी उनके जिवें डॉक्टर साहब फरमाते पहन कि वो मोहब्बत बिल्कुल ना खत्म थी गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बुजुर्ग आलिया हुण वो मोहब्बत जेड़े ना हुण गोलनियां पौंदे लबड़ियां पौंदे ना बहन भाई में है ना पेरेंट्स में है ना ही बच्चों, और वो भी थोड़ी सी चेन जो है डिस्टर्ब हो गई है। बिल्कुल इस तरह गल है, बिल्कुल इस तरह गल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ नाजरीन मैं आपको सिर्फ ये मैसेज दूंगी कि अपने मेंटल हेल्थ पे काम करें, अपना एग्रेशन जो है जितना हो सके ओवरकम करें और अपनी ज़िंदगी में खुशियां बांटें। और वक्त हुआ जाता है शो का ख़त्म, कल मिलेंगे बहुत सारे नए गेस्ट के साथ, बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।